और हम लोग का शेड्यूल टाइम यही है। कुछ लोग जो अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे मैंने देखा था ग्रुप में आप लोग लिख रहे थे कि मैं जॉब करता हूं तो संडे को करिए, तो सबकी सुविधा के अनुसार तो नहीं रखा जा सकता था, ये पहले से शेड्यूल्ड था। अगर पहले लिखे होते तो शायद मैं संडे को ही कर लेती, पर जैसे भी लेट से भी वो लोग आएंगे तो कोई बात नहीं है, जहाँ कहीं भी होंगे मैंने लिख दिया है कि आप अपने ऑफिस से भी इसको अटेंड कर सकते हैं, ये तो ऑनलाइन है, फिजिकली आना जरूरी नहीं है। तो बाकी सब लोग अटेंड करें, जैसे भी आएंगे अपना वो उनके लिए जो कुछ भी उस समय इंफॉर्मेशन बाकी रहेगी वो सब उनको मिल जाएंगी। तो हम लोग बिना समय बर्बाद करते हुए इस प्रोग्राम को अब शुरू करेंगे। फॉर्मली हमारे पास अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक सर हैं, और आपको उनके प्रोफाइल नेम में आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप सब उनको देखें पहचाने, थोड़ी देर में मैं इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताऊंगी। डॉक्टर संजय दिख रहे हैं मुझे, जो 0568 जो आपका स्टडी सेंटर है उनके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, और डॉक्टर सुजीत कुमार दुबे जो एन कॉलेज से हैं, एन कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं, आप सबको अभी दिख रहे होंगे। और जो कोई भी है ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है श्यामल सर आए हैं या नहीं, मैंने लिंक उनको भी भेजा था, वो डॉक्टर श्यामल किशोर सर हैं, वो 0568 टीपीएस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं, अभी तो शायद नहीं है लेकिन अगर आएंगे तो फिर आप लोग उनसे भी मिल लेंगे। तो पहले सबसे पहले जो एक फॉर्मल हमारा वेलकम सेशन होता है उसमें सबसे पहले मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक सर का आप सबके साथ बहुत स्वागत करती हूँ इस वर्चुअल मीटिंग में। ऐसे जनरली ये मीटिंग जो होती थी वो स्टडी सेंटर्स में हुआ करती हैं, जब शायद सिर्फ सर होते हैं या सिर्फ मैं होते हैं या कोई हमारे और कुलीग होते हैं, पर हम लोग इसका फायदा उठाते हुए कि हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं तो सर भी हमारे साथ हैं, और दोनों सेंटर हमारे स्टडी सेंटर कोई एक ही करता तो हम लोग उन दोनों सेंटर को एक साथ कंबाइन करके भी कर पा रहे हैं, और वहाँ के भी जो हमारे कुलीग हैं और स्टडी सेंटर के जो आपके काउंसलर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इन सबको मैंने लिंक भेजा है, धीरे धीरे वो सभी आ जाएंगे। और साथ में हमारे वो टेक्निकल स्टाफ हैं जो हमारे रीजनल सेंटर में हम सबका हेल्प करते हैं, और जब तक आप पढ़ाई करते रहते हैं तब तक आप उनसे ही जाके बात करते हैं छोटे छोटे काम के लिए, वो आपके जो बैकबोन है हमारे रीजनल सेंटर के और स्टडी सेंटर के, सारे काम उनके थ्रू ही होता है। उसमें मिस्टर विनोद कुमार आपको अभी दिख रहे हैं जो मेरे साथ ग्रुप में भी हैं, कभी कभी लिंक भी भेजते रहते हैं, आप सबको कुछ सलाह भी देते रहते हैं। इन सब का मैं अपनी तरफ से डॉक्टर शालिनी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नोर रीजनल सेंटर पटना वेलकम करते हैं। अभी मैं सबके इंट्रोडक्शन के बाद मैं सब जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट MAPC और BAPCH लिखा हुआ है, इसका मतलब साइकोलॉजी ऑनर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट का हम सब की तरफ से इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ आप सब, हमारे इतने बड़े से एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ये चलता है, यहाँ आपने एडमिशन लिया है और यहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, आप जिस तरीके से हमसे जुड़े हैं तो इस सब के लिए आप बहुत शुभकामना के पात्र हैं, और मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका अपनी यूनिवर्सिटी में। अभी सबसे पहले जब हम लोग 1 घंटे का ही समय लेके चले हैं तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम अपने रीजनल डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करें, अपना एड्रेस दें और हम सब उनको थोड़ी देर तक सुनेंगे। इससे पहले कि सर बोलें, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं कि आप लोग बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, माइक्रोफोन जब तक आपको बोला न जाए तब तक आप ऑन नहीं करेंगे। अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको कुछ बताना है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे आप, चैट बॉक्स हम सभी देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे रीजनल सेंटर से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं वो भी पढ़ते हैं, आपको टाइम टू टाइम उसका जवाब देते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, वो भी जब सेशन समाप्त होगा तो 10-15 मिनट सिर्फ आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जिनके हैंड रेज होंगे उनके मैं सीरियल से ऊपर से नाम कॉल करके जवाब दे दूंगी। अगर आपका जवाब किसी एक दूसरे लड़के के प्रश्न से पूरा हो जाता है तो प्लीज आप अपना हैंड जो है वो डाउन कर लेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई स्क्रीन शेयर करता रहता है, सपोज अभी जैसे आपको दिख रहा होगा हमारा एक बैनर लगा है, ये स्क्रीन शेयर के थ्रू हो रहा है, अगर आप अपना स्क्रीन अपने मोबाइल का या लैपटॉप का आप शेयर करने लगते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्लीज आप लोग अपना स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा। अभी एक बार फिर से मैं अपने रीजनल डायरेक्टर सर को बोलूंगी कि सर प्लीज आप एड्रेस करें हमारे स्टूडेंट्स को। आरडी सर।
Thank you, Dr. शालिनी। प्लीज अपना म्यूट करिए, जो भी माइक्रोफोन ओपन है प्लीज म्यूट करिए क्योंकि इको हो रहा है उधर से। Thank you very much, Dr. Shalini, for organizing this online induction meeting for MA PC and BA PC honors students of our university who have been admitted for the January 2021 cycle. As the regional director of this regional center, I welcome all of you to my university, to my regional center, and I assure you, my staff, we have a very dedicated staff here, and you will get all kinds of support whenever and for whatever purpose you need them. And I also congratulate you to have been admitted as a student of our university, because as Dr. Shalini already said, this is the only central university in the entire country running in the open and distance mode, which has been accredited with A++ grade by NAC. This is the only university, open and distance university in the country, which has been given this A++ grade by NAC. दूसरी बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट ऑल्सो आप देखोगे कि हमारा जो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। और कुछ चीजें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से बताना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, एडमिशन के बाद भी पूछते हैं, एडमिशन से पहले तो पूछे होंगे वो कि हमारा जो डिग्री है इग्नू से मिलेगा, जो डिग्री है इसका मान्यता है या नहीं। प्लीज रिमूव सच डाउट्स एंड सस्पिशंस फ्रॉम योर माइंड, बिकॉज हमारे जो डिग्री है सिर्फ भारत में नहीं है, यूजीसी के द्वारा तो मान्यता प्राप्त है। यूजीसी, आईआईसीटी, जितने भी आपका बॉडीज है सबके द्वारा तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं पे भी जाओगे इग्नू के डिग्री को आपको मान्यता मिलेगा। पर्टिकुलरली हमारा एमसीए, एमबीए जो बच्चे किए हुए, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन मेनी एमएनसीज एंड इंटरनेशनल कंपनीज। तो इसीलिए डिग्रीज के बारे में कभी भी आपको डरने की बात नहीं है। अब आते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी हमारा, ये दूसरे यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है। जैसे कि आप लोग बीए ऑनर्स में एडमिशन लिए या एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिए है, इट इज pretty sure that many of you have come through the conventional mode of education. हमारे जो ओपन मोड ऑफ एजुकेशन एंड कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यू आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। जहां पे आप पढ़ाई करते हो और वहां पे आपको फिजिकली दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको फिजिकली जाने का चांस नहीं है या फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है इसलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे हर लेवल पे एडमिशन से लेके पूरा आप डिग्री मिलने तक, इवन डिग्री मिलने के बाद भी, कन्वोकेशन के बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। और कुछ चीजें जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो यूनिवर्सिटी जो फंक्शन करती है, यहाँ पे ये 3 टायर सिस्टम है हमारा। 3 टायर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम, एक लेयर हो गया आपका, एक टायर हो गया आपका दिल्ली में हमारा जो हेडक्वार्टर्स जो है, वहां पे स्टूडेंट रिलेटेड 4-5 डिवीजन है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और उनका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टाइम पे जो चीजें रीजनल सेंटर को नहीं करना है उसके बारे में भी बच्चे बार बार सवाल करते हैं, मेल करते हैं कि सर हमने ये लिखा था, हमने वो लिखा था, अभी तक नहीं हो रहा है। जो चीजें उधर होगा ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए। एक है सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन जो है हमारा रीजनल सर्विसेज डिवीजन। वो बच्चों के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, लेकिन सारे जो रीजनल सेंटर है पूरे कंट्री में सारे रीजनल सेंटर को मॉनिटरिंग करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो देखते हैं कि सारे जो रीजनल सेंटर में आपका जो सपोर्ट सर्विसेज जो है ठीक से नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं वो। उसके बाद आते हैं आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन। जैसे कि आपने देखा होगा एडमिशन के टाइम पे समर्थ पोर्टल में जब एडमिशन किए, वहां पे CSRC से एक मेल आया होगा आपको कि थैंक यू फॉर टेकिंग एडमिशन इन इग्नू करके। तो CSRC जो है वो आपका उसी के अंडर है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के अंडर।
तो जितना आपका जो स्टूडेंट माने एडमिशन रिलेटेड जो क्वेरीज है, अभी तो रीजनल सेंटर को कंट्रोल दिया गया है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। एडमिशन रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपको CSRC को एक देके, क्योंकि आपका ऑलरेडी एडमिशन खत्म हो गया है, आपको आपकी जरूरत नहीं है, वो उनको मेल करके उसका एक कॉपी रीजनल सेंटर को आप मार्क कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि वहां पे जितना ही आपका कोर्स चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है, सब उन्हीं के कंट्रोल में होता है, लेकिन ये रीजनल सेंटर को सब पावर दिया गया है। तीसरी जो डिवीजन जो है, जो कि बच्चों के साथ डील करती है, वो है कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्मिनल एग्जामिनेशंस, जितने प्रैक्टिकल्स है, सबका जो मार्किंग जो है, मार्क यहाँ पे रीजनल सेंटर में कुछ ऐसे है कि जो कि हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट इवैल्यूएशन हम कराते हैं, एग्जामिनेशन हम कराते हैं, इन सब का मार्क्स हमारा रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर के थ्रू टर्मिनल का मार्क जाता है और असाइनमेंट का मार्क हम लोग एंटर करते हैं। प्रोजेक्ट का कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो कि हमारे थ्रू जाता है, हम उसका मार्क देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कि जो दिल्ली को भेजा जाता है। तो मैडम, तो आपको डिग्री डिटेल्स आप दोनों का, आपका जो 2 प्रोग्राम है, BA साइकोलॉजी ऑनर्स एंड MA साइकोलॉजी के बारे में कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आपको क्या क्या करना है, सारे आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि रिजल्ट रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको यहाँ पे RC में लिख के या RC को बार बार मेल करके या RC में किसी को फोन करके आपको उसमें फायदा नहीं होगा। रिजल्ट्स दे आर डेल्ट विथ बाय द स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एट द हेडक्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। जैसे कि BA का है, BA का आपका जब, ये अभी की बात नहीं है, जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद की बात कर रहे हैं आप, तो सारे जो रिजल्ट रिलेटेड जो है मैटर, वो STD वाले डील करते हैं। और आपका जो कन्वोकेशन के लिए जो डिग्रीज, जो प्रोविजनल ग्रेड कार्ड भी वहीं से इशू होता है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपना डिग्री, तो उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहीं से इशू हो जाता है 15 दिन के अंदर। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि आपका जो ये है क्या, एड्रेस जो है वो करेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि एड्रेस वो बार बार चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उस एड्रेस में वो नहीं रहते, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट वो आ जाता है और वापस चला जाता है। ओके, तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए थोड़ा। देन आपके तीसरा जो डिवीजन है, स्टूडेंट सर्विस सेंटर, SSC कहते हैं उसको। वहां पे क्या होता है कि आपके जो ग्रीवांसेस को वहां पे कंट्रोल किया, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तो नहीं देखा आपने, मैं खुदा ना करे आपको देखने की जरूरत पड़े, iGram करके होता है हमारा, जिसमें कि हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, वो आप कोई भी ग्रीवांस है तो उसमें आपको ग्रीवांस आप डाल सकते हैं, जो कि हमारे स्टाफ जो अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिवीजन के जो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए, वो सब आपके ग्रीवांसेस की जवाब देंगे। तो स्टूडेंट सर्विस सेंटर जो है आपका वहां के ग्रीवांसेस सारा हैंडल करता है। ओके, तो मेनली ये जो 4-5 डिवीजन हो गए। देन वी कम टू द रीजनल सेंटर्स। अब रीजनल सेंटर का क्या काम है? रीजनल सेंटर का जैसे आप लोगों ने देखा, अभी आपका एडमिशन तो हो गया दिल्ली से, कंट्रोल तो हम करते हैं, लेकिन दिल्ली से आपका एडमिशन हो गया। अभी आपको जो स्टडी सेंटर, कौन सा स्टडी सेंटर में कौन सा स्टूडेंट जाएगा, उसको हम प्रॉपरली अलॉट करते हैं। आप तो वहां पे नेट पे भी आप चॉइस करके लिए होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वहां पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, तो ऐसे स्टूडेंट को आप दूसरे सेंटर में भी शिफ्ट करते हैं। तो रीजनल सेंटर का काम क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, स्टडी सेंटर को मॉनिटरिंग करना, एडमिशन को मॉनिटरिंग करना। वहाँ एडमिशन होने के बाद वहां पे आपको दे दिया गया जैसे कि इंडक्शन मीटिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद आपका क्लासेस भी, कुछ क्लासेस तो शुरू भी हो चुके हैं, क्लासेस का ऑर्गेनाइज करना, असाइनमेंट का इवैल्यूएशन करवाना, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कराना, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम जितना है रीजनल सेंटर का है। और एक रिक्वेस्ट हम करेंगे, जो रीजनल सेंटर का जितना भी सर्विसेज है, आप वेबसाइट हमारा जो है रीजनल सेंटर का जो वेबसाइट है, और एक चीज मैं विनोद जी को कहूंगा कि हमारा जो 4 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जहां पे हमारा आईडी बनाया गया है, वो आईडी को यहाँ पे ग्रुप चैट में शेयर कर दिया जाए। और आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो 4 आईडी जो हमारा फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, 3 में, ये तीनों जो आईडी है, तीनों आईडी को कंपलसरी बने उसमें जाइए, वो जाके देखिए कि कोई नया नोटिफिकेशन है, कोई नया इंफॉर्मेशन तो नहीं है। और हमारा वेबसाइट को तो कभी भी मिस मत करें, जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सब वेबसाइट पे मिलेगा। वी अपडेट द वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी नया चीज आता है तो उसको हम अपलोड करते हैं। हमारा अपना स्टूडेंट सपोर्ट जो सेंटर जो है उधर, उसके नीचे भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड किया है। हमारा प्लान है कि और कुछ भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सारे पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे, कि आप
रीजनल सेंटर के वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए, और वहां पे जो कांटेक्ट नंबर गलत नंबर पे आप मत करिए। वहां पे देखिए ऑफिसर्स का दिया गया कौन से काम के लिए किसको कांटेक्ट करना है, उनका नाम दिया गया, उनका नंबर दिया गया। और एक रिक्वेस्ट है मेरा, कोई भी ऑफिसर इंक्लूडिंग मी, एक बार मान लीजिए कॉल नहीं उठाता तो प्लीज वेट until he or she gets back to you। बच्चे क्या होता है कि कभी कभी मैंने देखा 8 बार 10 बार कॉल करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बंदा, देखिए मैं सबके इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं, मैं एक कोई भी बंदा 3 कारण के लिए आपका कॉल नहीं उठाता है। ओके, एक है कि वो कॉल देख रहा है, उठाना नहीं चाहता है। दूसरा, कॉल देख रहा है, उठा नहीं पा रहा है किसी भी कारण की वजह से, मान लीजिए अपने बॉस के पास बैठा है या कोई मेडिकल में है, उठा नहीं पाएगा, ठीक है। और तीसरा है कि देखना संभव नहीं है उसको, मान लीजिए बैग के अंदर मोबाइल है, साइलेंट मोड में, देख नहीं पा रहा है वो, तो कि तीनों केस में आपकी कॉल उसको उसके लिए रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए काइंडली कॉल करने के बाद वेट करिए, एंड आवर ऑफिसर्स, आवर स्टाफ, दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल पीपल, वो आपको कॉल बैक करेंगे, नहीं तो आपको मैसेज करने के लिए कहेंगे, आप मैसेज में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका कॉल अटेंड करके उनको जवाब देना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में कभी कभी स्टाफ के पास 50-60 कॉल भी आता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए अभी जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इट इज ए क्रिटिकल पीरियड, इट इज ए क्राइसिस फॉर द होल कंट्री। और अभी जो ऑनलाइन में हम लोग करा रहे हैं, ये तो जैसे मैडम ने कहा, इट इज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर अस कि हमने इसके थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर पे, अपने घर पे बैठे हुए इसको करा रहे हैं मीटिंग, एंड इट इज पॉसिबल फॉर मी, डॉक्टर शालिनी या डॉक्टर संजय या डॉक्टर दुबे, जो भी है, हम लोग यहाँ पे उपस्थित सब इकट्ठा हम यहाँ पे जोड़ पा रहे हैं। तो एडवांटेज तो है, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है उसको काइंडली अवॉइड करिए। जैसे कि डॉक्टर शालिनी बोल चुके हैं, बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच में माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं वीडियो चला देते हैं, कुछ और करते हैं प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, कुछ गाना चलाते हैं। ये चीजें नहीं करिए प्लीज। और एक चीज मैं कहना भूल गया आपको, MAPC एंड BAPC जो आप लोग जो साइकोलॉजी में एडमिशन लिए हैं, अभी जो 21st सेंचुरी में है, आप थोड़ा सा कभी जब आपको रिसर्च के लेवल पे आप पहुंचोगे, आप देखोगे, जब रिसर्च करके एनालिसिस करके देखोगे, बहुत सारे लोग आज तनाव में है, दे आर अंडर स्ट्रेस, तो दे नीड, द फ्यूचर विल नीड ए लॉट ऑफ काउंसलर्स। तो आपका फील्ड जो है बहुत ब्राइट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें ध्यान से पढ़ाई करें और उसको सिंसियरली ठीक टाइम पे, राइट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें। अभी हो गया रीजनल सेंटर का रोल। तीसरा रोल हो गया आपका स्टडी सेंटर का। जैसे कि स्टडी सेंटर आपको अलर्ट किया गया, अभी अभी ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में क्लासेस हो रहा है अभी, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब वन कोरोना सबसाइड्स, हो सकता है कि आपको दोबारा आपकी फिजिकल क्लास करने के लिए जरूरत पड़े, तो क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। क्लासेस आप कोशिश करिए, देखिए क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आर नॉट कंपल्सरी, लेकिन क्लासेस को कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाते लोग, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स। ओके, तो क्लासेस को अटेंड करिए और असाइनमेंट को ठीक टाइम पे अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करके ठीक टाइम पे जमा करिए। एग्जाम फॉर्म ठीक टाइम पे भरिए। आपके स्टडी सेंटर जो स्टाफ, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, उनका असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है, उनके जितने भी स्टाफ है, ये सारे चीजों में आपको मदद करेंगे। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग योर प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे मैंने कहा आपको, हमारे स्टाफ के साथ भी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर भी मोस्ट लाइकली आपके अपने जो स्टडी सेंटर वहीं पे होता है, जब सीट भर जाता है तब जाके आपको दूसरे सेंटर दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अलाउड टू टेक एग्जाम इन योर स्टडी सेंटर ओनली। तो मैंने बता दिया आपको कि 3 टायर सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। अब जस्ट और 5 मिनट में लूंगा, आई विल नॉट टेक मच टाइम। इसमें हम ये बताएंगे कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में एज ए स्टूडेंट या एज ए पार्टिसिपेंट व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे देखिए यहाँ पे इग्नू में जितने लोग एडमिशन लेते हैं, दे आर ऑल 18+, दे आर ऑल एडल्ट्स। तो आपने जो प्रोग्राम करने के लिए जो डिसीजन लिया है, इट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। आपके पेरेंट्स ने, आपके सिस्टर ने, अपने भाई ने, आपके हस्बैंड ने या अपने ससुराल वाले किसी ने आपको जबरदस्ती करके इसमें एडमिशन लेने के लिए नहीं कहा। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी, ना उनको ना हमें, किसी को भी कंप्लेन ये नहीं करना कि मेरे पास टाइम नहीं है।
किसी को ये नहीं बताने की अरे घर में सारा काम करते करते थक चुका हूं मैं, मुझे काम करने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ये आपको टाइम निकालना है। प्लीज रिजर्व सम टाइम फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपने जो डिग्री में एडमिशन लिया है विथ ए डेफिनेट पर्पस, कुछ एक उद्देश्य अपने मन में रख के कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या आगे बढ़ना है, नौकरी में तरक्की करना है, कुछ भी है, वॉट एवर मे बी द पर्पस, यू हैव ए डेफिनेट पर्पस इन योर माइंड व्हाइल टेकिंग एडमिशन दिस प्रोग्राम। तो इसलिए अपने लिए टाइम रिजर्व करिए, रिजर्व करके अपना प्रोग्राम को ठीक टाइम पे, सही टाइम पे खत्म करिए, नंबर 1। नंबर टू, क्लासेस जो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस, ट्राई टू अटेंड ऑल ऑफ देम, जितना हो सके सारे क्लासेस को अटेंड करने के लिए कोशिश करिए। और हम प्लान कर रहे हैं कि हम अभी विनोद जी, जैसे कि डॉक्टर शालिनी बता रहे थे, हमारा विनोद जी वो टेक्निकली एक्सपर्ट है, वो हम प्लान कर रहे हैं कि जो अच्छे सेशंस होंगे हमारा ऑनलाइन क्लासेस, उस सबको हम क्या करेंगे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में हम इसको अपलोड करेंगे, एडिटिंग करके उसको अपलोड करेंगे, सो दैट इन केस यू मिस द क्लासेस आप उसको देख सकते हैं। ओके। और एक चीज मैं बताना भूल गया, हमारे जो स्टडी मटेरियल्स जो है दे आर द बेस्ट इन द कंट्री। इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा। आपने शायद अपने भाई बहन किसी को देखा होगा जो बीपीएससी यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, सारे इग्नू के मटेरियल्स ही यूज करते हैं। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो स्टडी मटेरियल आपको मिल गया होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़े दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। अभी अभी खुल रहा है, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, इसके वजह से शायद आपको मैंने नहीं मिला होगा। थोड़े दिन, एक दो हफ्ते के अंदर आपको किताब मिल जाना चाहिए। नहीं तो मैडम तो बहुत बढ़िया काम किया है, लिंक दिए आपको, सॉफ्ट कॉपी का लिंक दिया है, तो उसको डाउनलोड करके अभी काम चलाते रहिए। और किताब पढ़ने के टाइम पे काइंडली रीड देम थरोली एंड कीप ए नोटबुक विथ यू। अपने साथ एक नोटबुक रखिए, और नोटबुक रख के जहां पे आपको डाउट्स है उसको नोट करके रखिए, सो दैट क्या होगा, क्लासेस में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे आप सवाल पूछ सकते हैं, और आपको जो डाउट्स है, मन में जो संदेह है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं बताऊं, हमारा किताब जो है दे आर वेरी क्रिस्प, इतना बढ़िया अरेंज किया गया आइडियाज को, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक ए नॉवेल। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, मैं आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक टीचर अंदर खड़े होके वो आपको बता रहा है सब कुछ। यू विल फील एज इफ ए टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गाइडिंग यू स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप में देखोगे आपको कोई जैसे बता रहा है कि आज चलो ऐसे करते, उसके बाद ऐसे करते, ऐसे करते करे, आपको ऐसे माने जैसे कि गाइड करते करते जा रहा है। तो किताब को प्रॉपरली यूज करिए, असाइनमेंट को राइट टाइम पे जमा करिए, क्योंकि मैं हर मीटिंग में एक ही चीज कहता हूं, प्लीज डोंट मिस द फर्स्ट बस। एक बार अपने बैच स्टूडेंट के साथ आप मिस कर गए, मतलब यू विल फेस प्रॉब्लम एवरी टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ दिन के बाद आप करके जाओगे, दूसरे बैच के क्या होगा, उनके जो टाइम खत्म होगा उसके बाद आपका असाइनमेंट भेजेंगे। ऐसे नहीं कि आपको जब मर्जी आपको लाके दे दोगे, आप कर देंगे। एक दो असाइनमेंट को कोई भी स्टडी सेंटर वाले नहीं करेंगे, करना संभव भी नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए क्या होगा कि उनका जो बैच का जितना, मान लीजिए कि अभी आप जनवरी 21 के बैच है, आप जनवरी का असाइनमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, आप क्या करेंगे, अगले जो बैच होगा या जुलाई बैच होगा उनके साथ आप जमा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, उनका जो असाइनमेंट का जो लास्ट डेट होगा तब तक कोऑर्डिनेटर्स वेट करेंगे, उसके बाद उसको इवैल्यूएशन के लिए दिया जाएगा। तो इसीलिए काइंडली डोंट मिस द डेडलाइन फॉर असाइनमेंट्स, डोंट मिस द डेडलाइन फॉर टॉर्मेंट एग्जामिनेशंस। अभी कोरोना के लिए यूनिवर्सिटी ने अभी छूट दे रखा है, लेकिन आगे आप देखोगे 1000 फाइन होता है हमारा। तो लास्ट डेट आप मिस करोगे, इट इज द फाइन इज 1000 रुपीज। एंड यूनिवर्सिटी डजंट वांट मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी 1000 इसीलिए रखा है क्योंकि आप लोग थोड़ा डर के आप नहीं वेट नहीं करोगे तब तक। ये हो गया असाइनमेंट का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं इग्नू में जो आते हैं, वो है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दो या ना दो, मान लीजिए कि आपका दिसंबर का एग्जाम देना है, किसी भी कारण की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरली करना है। याद रखिए, जब री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक जाएगा या मैसेज जाएगा, अब वेबसाइट में देखोगे तो किसी से आप पूछ लेना, लेकिन आपको री रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली राइट टाइम पे करना है।
अदरवाइज क्या होगा, यू विल मिस 6 months, 6 महीना पीछे रह जाओगे। उसके बाद पहले क्या होता था, रीजनल सेंटर में कंट्रोल हुआ करता था, किसी का कोई थोड़ा सा जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उसको कंट्रोल कर पाते। अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी है ना हेडक्वार्टर में ना यहाँ पे, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप जो भी करोगे राइट टाइम पे करिए सब। और उसके बाद क्या हो गया, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी वही है, एग्जामिनेशन जैसे कि मैडम कह चुके, इसलिए नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी होने के नाते आपको 2 फायदा यहाँ पे मिलता है। एक तो है यू कैन मूव अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। प्लीज BN विशाल, प्लीज म्यूट करिए। Across the country you can move anywhere, across the country, number 1। number 2, हमारा 2 बार एग्जाम होता है साल में। एक बार किसी भी कारण की वजह से मान लीजिए आप मिस कर गए एग्जाम, तो अगले बार जैसे कि दिसंबर में होने वाला है हमारा एग्जाम, आपका दिसंबर का आप मिस करते हो तो आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी हो सके आप एग्जाम दे दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो है, आपका मिनिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड है। हम चाहेंगे कि आप मिनिमम पीरियड के अंदर, जैसे MA का आपका मिनिमम पीरियड 2 साल है, BA का आपका ऑनर्स का 3 साल है, हम चाहेंगे कि आप कंप्लीट कर लीजिए अपना प्रोग्राम मिनिमम पीरियड के अंदर। क्योंकि मैक्सिमम पीरियड के बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। मैक्सिमम पीरियड तक वेट करेंगे तो आप मान लीजिए नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप मिस कर जाओगे। अभी क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आपको क्रेडिट ट्रांसफर का परमिशन भी नहीं मिलेगा, एंड यू विल बी मिसिंग ऑल दैट यू हैव डन सो फार। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि राइट टाइम पे एग्जाम दीजिए, कोशिश करिए राइट टाइम पे खत्म करने के लिए। हमारा यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर लेवल पे कभी कभी ये भी मैंने प्लेसमेंट ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करता है। पटना में भी हमने 1-2 बार कोशिश किया था, हम आगे भी करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए और हम लोग आपके साथ रहेंगे। वी आर विथ यू ऑल द टाइम। कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। एंड जैसे मैंने कहा, हमारा वेबसाइट में सारे मेरे स्टाफ का, ऑफिसर का, इवन मेरा भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जैसे मैंने कहा, इफ यू मेक ए कॉल वंस, वो पर्सन नहीं उठाते तो उनको एक मैसेज करिए कि मैं इस काम के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। तो जब वो फ्री होंगे आपसे कॉल बैक करेंगे या मैसेज का जवाब देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट इन माय ग्रेट यूनिवर्सिटी, एंड वी विल बी विथ यू थ्रू आउट 3 years। अभी मेरे जो 2 स्टडी सेंटर है, मैं उनके बारे में बोलना भूल गया। AN कॉलेज एंड TPS कॉलेज, दे आर प्रीमियर स्टडी सेंटर्स, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग तो है। लेकिन हमारे जो पटना रीजनल सेंटर के अंदर कुछ जो 4-5 सेंटर जो है, सबसे अच्छा एनरोलमेंट और सबसे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ दोनों ऐसे ही सेंटर है। तो उनके जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उधर, तो उन सबसे आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। अभी हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए जो इस सेशन को मिस करेंगे। अभी आपने बेसिक इंफॉर्मेशन, बीइंग अ डिस्टेंस लर्नर, आपने जाना इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय में हमने अपना नामांकन कराया है, वहां जाने के बाद मुझे किस तरह के सिस्टम से पढ़ाया जाएगा या आपको कैसे आपको अध्ययन करना है यहाँ पे। ये जितनी विस्तृत जानकारी अभी रीजनल डायरेक्टर सर से आपने सुनी है, ये आप लगातार ये आपके पढ़ाई के दौरान काम आती रहेंगी। और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन सर ने आपके साथ शेयर किया है वो सब पर आप ध्यान देंगे। और अगर ऐसा ही अमल करते रहेंगे, जैसे आपका टाइम बाउंड एक्टिविटीज जो है उसको टाइमली पूरा करेंगे, तो जैसे सर ने बताया कि सर चाहते हैं कि आप मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो आपका स्टडी का है उसमें ही आप अपने प्रोग्राम्स कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसी ये हमारी सबकी इच्छा होती है, स्टडी सेंटर वाले भी यही चाहते हैं कि आपको कोई पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आए और आप अपनी वजह से खुद कोई ऐसे गलती का शिकार ना हो जाए जिससे आपको 3 साल की बजाय 6 साल तक पढ़ाई करनी पड़े या 2 साल की बजाय 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए था जो आपको मिल गया है। ऐसे भी जो इंडक्शन मीटिंग होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि जो
फर्स्ट डे हमारी यूनिवर्सिटी में लर्नर आता है, जहां से उसकी पढ़ाई शुरू होती है, स्टडी सेंटर में जाने के बाद जो एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलता है, वो पहला दिन जो होता है वो इंडक्शन मीटिंग के नाम से जाना जाता है, जो आज हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं। ये आप फिजिकली करते हैं या आगे भी आपको मौका मिलेगा कभी इंडक्शन मीटिंग किसी आपके जूनियर बैच को करते हुए आप देखेंगे अपने स्टडी सेंटर्स में। पर इसका एक मुख्य उद्देश्य होने के साथ साथ ये है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगा ही, आप हम सब ऑफिसर्स के साथ में जुड़ते हैं, मिलते हैं, दूसरे स्टडी सेंटर वालों से मिलते हैं, जो जैसा आपने अभी देखा, सबके चेहरे देखे, नाम देखे, आपको जो उसका लोकेशन है स्टडी सेंटर का ये अब तक पता है एड्रेस के थ्रू कि कहाँ पे एन कॉलेज है, कहाँ पे 568 यानी टीपीएस कॉलेज है। इन दोनों सेंटर को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि आपका ये प्रोग्राम जो है एमए साइकोलॉजी, ये इन्हीं दोनों स्टडी सेंटर्स में है। और आप जब जितने भी स्टूडेंट होंगे, या तो आप 0529 के होंगे या 0568 के होंगे, आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जाना है। आज के बाद से आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। अगर आप मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका मेरा जो ये प्रेजेंटेशन होगा या इसकी जो वीडियो है वो हम शायद अपने वेबसाइट पे डाल सकें, और वहां से भी आप इसको दोबारा देख कर भी कंफर्म हो सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो आपको करनी है, जो हमेशा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, कि आपके पास इनरोलमेंट आ गया है, आपको पता है कि आपका प्रोग्राम क्या है, आपको अपना नाम पता है, आपको सिर्फ करना ये है कि अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, जिसके लिए आप लोग अभी ग्रुप में बहुत परेशान थे कि मेरा आईडी पासवर्ड नहीं है। ये सब मैं लास्ट में अपने विनोद सर जो आप मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे इस लिंक में, वो आपको बताएंगे। अगर ये नहीं है आपके पास, आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। जैसे ही एडमिशन कंफर्म होता है, आपको पहले अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके उसकी कलर प्रिंट आउट अपने पास रखनी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि जैसे ही आपका एनरोलमेंट आपको मालूम हो गया है, आप हमारे वेबसाइट ignou.ac.in पे जाते हैं। आप पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हर एक कॉर्नर जहाँ स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए बना हुआ है, वो सारी चीजें एक बार आप खोल खोल के देखेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाएगा आपको कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा और क्या कैसी जानकारी आपको कहाँ पे डालकर दी जा रही है। वो यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स, जितने लिंक, वो सभी अवेलेबल होते हैं हमारे वेबसाइट पे। जो फ्रंट में कभी स्क्रॉल करते होते हैं, पुराने हो जाने पे वो शायद नीचे चले जाते हैं, तो आप देख नहीं पाते हैं। कई बार हमने ये बताया है कि जब आप कभी भी आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, तो हर चीज को क्लिक करिए, आप देखेंगे मोर लिखा होता है नीचे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मोर पे क्लिक करिए। तो जो शेड्यूल्स या जो एक्टिविटी हमने अपने इसमें अनाउंसमेंट सेक्शन में रखी होती हैं, उसको क्लिक करने के बाद पुरानी भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख पाते हैं। जब आप ignou.ac.in खोलेंगे, वहां पे एक स्टूडेंट सपोर्ट के लिए स्टूडेंट जोन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे। वहां जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जितनी भी एक्टिविटी आप करेंगे, अगर आपका एड्रेस या आपके नाम में कोई एरर है, तो जब तक कि आपका सर्टिफिकेट बन के आपके घर तक पहुंच न जाए, तब तक आपके लिए ये जरूर हर्डल साबित होगा। अगर कहीं आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है, ये जरूर है कि एडमिशन आपने खुद लिया है, अपने इंफॉर्मेशन हम ये ऐसा समझते हैं कि आपने खुद भरा है, लेकिन फिर भी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या आपने कभी पिन कोड नहीं डाले हैं, या जो आपने ईमेल आईडी डाले हैं वो आपका नहीं किसी और का है, जिसके हेल्प के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, वो अपना खुद का डाल देता है। तो जो इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं, वो आपकी बजाय किसी और को मिल जाता है। और आप जैसे आज हमारे पास 70 स्टूडेंट होने चाहिए थे, हम 48 हैं अभी, तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि जो हमने ग्रुप बनाया उसमें भी 45 के ही ग्रुप बने, उनके व्हाट्सएप नंबर नहीं थे। ईमेल्स हमने भेजे हैं, मैक्सिमम लड़कों के पास ईमेल चला गया, फिर भी अगर प्रेजेंस कम है तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाई है कि आज हमारा इंडक्शन मीटिंग है और लिंक हमारा ये है और मेरी किताबों का लिंक ये है। ये सारी चीजों से बचने के लिए ही मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले अपने वेबसाइट पे जाके आप अपने स्टूडेंट जोन में जाइए, वहां जाके रजिस्ट्रेशन डिटेल देखिए। उस डिटेल से आपको ये पता चलेगा, सबसे पहले आपके नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं, फादर्स नेम आपका जो आपने डाला है वो उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, आपने जो मोबाइल और ईमेल आईडी डाले हैं और आपने एड्रेस डाले हैं वो सही है कि नहीं। अगर इसमें कहीं भी कोई एरर है
तो आपको तुरंत रीजनल सेंटर पटना को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप जब फिजिकली आते हैं तो एक एप्लीकेशन डालते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप आरसी पटना में रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमने अपना चेक किया और मेरा ये गलत है, तो नेम करेक्शन हो सकता है, आपका ईमेल आईडी चेंज हो सकता है, आपका मोबाइल चेंज हो सकता है, फिर आप अपने एड्रेस की तरफ जाते हैं, एड्रेस भी आप अपना चेंज करवा सकते हैं। ये बहुत इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये मार्कशीट और प्रोविजनल या आपका डिग्री सर्टिफिकेट हम एड्रेस पर पोस्ट करते हैं तो कई बार सर भी बता रहे थे कि वो रिटर्न हो जाता है एड्रेस गलत होने की वजह से। तो ये सबसे शुरू का ही काम होता है जो आप आखिरी में करते हैं, नहीं आया तब परेशानी आपको मालूम होती है और तब आप ये चेक करते हैं। पहली एक्टिविटी आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं आप। आज से मुझे लगता है कि आप कल परसों से शुरू करते हैं, हर इंडक्शन मीटिंग के बाद में बहुत सारा नेम करेक्शन, मोबाइल चेंज, ये सारे मेल्स मैं रिसीव करती हूँ। तो आप सब या तो सभी के सही होंगे, अगर कुछ भी कहीं गलती है तो ये काम आप जरूर करेंगे। दूसरा कि आप फिजिकली नहीं जा रहे हैं हमारे स्टडी सेंटर में, कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है। सबसे पहले तो आप जब सबसे अधिक परेशानी आपको होती है कि मेरे पास किताब नहीं पहुंची है, स्टडी मटेरियल हमारा हमने आपको ऑनलाइन लिंक दिए हैं, किसी के पास सबने लिखा भी है, किसी को 4 किताबें मिली हैं, किसी को 7 मिली हैं, अभी तक 2 अभी तक नहीं मिल पाई हैं। इसके लिए हमने एक लिंक बनाया हुआ है, वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, आपको अपनी किताब का स्टेटस पता चल जाता है, कितने डिस्पैच हो गए हैं, कितने होने बाकी हैं। आप सब जब डिस्टेंस लर्नर हैं तो सबसे पहले आप में एक गुण ये जरूर होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सब कुछ सारी क्रियाकलाप बंद है, वहाँ हम सब जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करते हैं कि आपसे जुड़े, आपको इन्फॉर्मेशन दें। पर कुछ ऐसी भी एक्टिविटी है जिसमें फिजिकली जाकर ही वो काम हो सकता है, सिर्फ वही काम हमारा बाधित है, जिसमें ये किताब का डिस्पैच होना या किताब की प्रिंटिंग होना, ये सारी चीजें जब तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलती हैं, प्रिंटिंग नहीं होती है और फिजिकली हमारा स्टाफ नहीं होता है, तब तक वो डिस्पैच नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जो मटेरियल हमारा डिस्पैच हो चुका होगा वो हमारे पोस्ट ऑफिस में जाकर पड़ा होगा, डंप होगा। अभी जैसे जैसे सभी सिचुएशन हमारा नॉर्मल हो रहा है, वो लोग भी हमारे स्टूडेंट के एड्रेस पर भेज रहे हैं। जैसा आप सबने ही बताया है कि मेरे पास इतनी हार्ड कॉपीज आ गई हैं, तो मिलनी शुरू हो गई हैं। आप धैर्य रखें, जब कभी भी सिचुएशन नॉर्मल होगा और आपकी बची हुई किताबें भी डिस्पैच हो जाएंगी, आपके एड्रेस पे जरूर मिलेंगी। अगर नहीं मिलती है तो उस लिंक में स्टेटस मालूम हो जाएगा आपको कि ये रिटर्न हो गई है और रिटर्न होकर कहाँ गई है। अगर आप हमारे आरसी के स्टूडेंट हैं तो आरसी में भी रिटर्न आता है, कभी कभी ये बिल्कुल ही वापस चला जाता है, या फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाके नहीं मिलने पर आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि मेरी कोई किताब यहाँ पे आके रुकी है क्या, तो भी आपको वो किताब मिल जाएगी। इन चीजों के बाद पढ़ाई कैसे करना है, हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम को कितने दिन में पूरा करते हैं, हमारा लैंग्वेज क्या होगा, किस किस लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और खास तौर से मैं उन्हीं प्रोग्राम्स के इंडक्शन करती हूँ जिसमें हमारे प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप ये सारे जुड़े होते हैं। आपका भी ये ऐसा ही प्रोग्राम है, एमए साइकोलॉजी और बीए साइकोलॉजी के साथ में आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट हैं और साथ में प्रोजेक्ट भी हैं। प्रोजेक्ट और ये दोनों तो हर प्रोग्राम में भी रहता है, लेकिन इसमें एक इंटर्नशिप है जिसमें आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसके बारे में भी आज जानेंगे। और हमारा ये बीपीसीएच जो साइकोलॉजी ऑनर्स है, ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है हमारे लिए और हमारे स्टडी सेंटर के लिए, और खासतौर से हमारे बच्चों के लिए जो हम अभी इंटरमीडिएट पास करके तुरंत आते हैं। वो कन्वेंशनल सिस्टम छोड़ के आप सब आए हैं और हमारे सिस्टम में जुड़ेंगे। किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो मैं आपके सेक्शन में जब जाऊंगी बीए साइकोलॉजी में, तो खास तौर से हमारे इग्नू के साथ जुड़ के कैसे पढ़ाई करेंगे वो सब मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। पर एमए साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी बहुत सीनियर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं और उन सबको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी उनके प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो प्रैक्टिकल करेंगे, कहाँ करेंगे, कब सबमिट करेंगे, वो सारा मैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताऊंगी। आप याद भी रखेंगे इन चीजों को, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको लगेगा कि ये स्लाइड अच्छी है उसका आप फोटो खींच के भी रख सकते हैं। तो अभी बस 1 मिनट में लूंगी और अपना प्रेजेंटेशन चलाऊंगी। प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर अगर आ गया हो तो कोई एक बता दें प्लीज।
आ गया मैम। आ गया है, थैंक यू। आप सब जैसा देख रहे हैं, मैंने अपना नाम भी बता दिया है, और जब भी कोई परेशानी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है तो आप हमसे ही संपर्क करते हैं। इसमें मैंने एक चीज नहीं डाली है, वो मेरा ईमेल आईडी है shalini@ignu.ac.in। ऐसे जो मेरे रीजनल सेंटर में का भी वेबसाइट है, उस पर हमारा इंफॉर्मेशन डाला होता है। मेरे मोबाइल नंबर से आप सब परिचित हो चुके हैं। जितने लोग हमारे साथ ग्रुप में है वो इंडिविजुअल भी मुझे फोन भी करते हैं और मैसेजेस भी लिखते हैं, तो फोन नंबर तो सबको पता ही हो जाता है। तो अगर मुझे सिर्फ मेरे काम की वजह से, जो जैसे मैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में आपको कोई भी परेशानी आएगी, तो आप मुझे पर्सनल मेल पे भी आप मेल कर सकते हैं और आरसी पटना में कॉपी डाल सकते हैं। सबसे पहले जो एमए साइकोलॉजी है, वो सीनियर्स हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी बता देने पे वो समझ जाएंगे, तो मैं उनको ही डील कर लेती हूँ। मास्टर्स इन साइकोलॉजी, उसका ये जो आप दिख रहा है एमएपीसी, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम कोड, और बगल में जो ये लिखा है मास्टर इन साइकोलॉजी, ये हमारा इस प्रोग्राम का नाम है, नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आप से ये पूछा जाए या कहीं लिखना हो, भरना हो, तो प्रोग्राम कोड की जगह आप एमएपीसी डालेंगे और नेम ऑफ द प्रोग्राम की जगह मास्टर्स इन साइकोलॉजी डालेंगे। जैसा सर ने भी बताया कि हमारे मास्टर्स प्रोग्राम जो है 2 साल उनकी मिनिमम अवधि है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने आपको 5 साल तक क्लियर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं पूरा, तो आप 5 साल के भीतर कर लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले जो 5 साल के बाद भी नहीं कर पाते थे, उनके लिए री एडमिशन का भी हमारे यहाँ ये सुविधा दी जाती थी स्टूडेंट को कि आप इसके बाद भी 1 साल 2 साल लेकर इसको पूरा कर सकते हैं। पर अभी तुरंत रिसेंटली ये बंद हो गया है, इसलिए इसके बियॉन्ड आप नहीं सोचेंगे कि 5 साल के आगे भी हमको टाइम मिलेगा। दूसरा ये है कि टोटल क्रेडिट कितने हैं। अब 2 साल में ये प्रोग्राम को हमने कोर्सेज में बांटे हैं, और वो कोर्सेज जो है हमारे टोटल कितने क्रेडिट्स के हैं, क्रेडिट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। टोटल 64 क्रेडिट्स हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो जितने कोर्स कोड आपको अलॉट किए गए हैं फर्स्ट ईयर में, वो टोटल 32 क्रेडिट्स के हैं और सेकेंड ईयर में 32 के हैं। इस तरीके से ये टोटल 64 क्रेडिट्स के हैं। क्रेडिट जहाँ पे देखेंगे आपको ये मन में आएगा कि ये क्रेडिट क्या है, तो ये क्रेडिट कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसको देख के कोई डर जाए। क्रेडिट का मतलब सिर्फ आपको ये जानकारी देना है कि इस कोर्स कोड को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगेगा, स्टडी आवर आपको कितने देने खर्च करने पड़ेंगे, इसके लिए ही सिर्फ ये क्रेडिट बांधा गया है, ताकि आप उसके बियॉन्ड इतना कम से कम इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा सक्सेसफुली उसको पढ़ के कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे 32 यहाँ पे लिखा है, कोई कोर्स कोड ऐसा होगा जो 4 क्रेडिट का होगा, तो 4 क्रेडिट के कोर्स कोड को पढ़ने के लिए आपको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए कि एक क्रेडिट 30 आवर्स का होता है, और 30 आवर्स में आपके वो सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो स्टडी मटेरियल मिली है उसको ही 30 घंटे तक पढ़ना है। आप उसमें आप अपने स्टडी सेंटर में जाते हैं, जो आप अपने काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, असाइनमेंट जमा करते हैं, और ये जितनी एकेडमिक एक्टिविटीज है वो उतने ही घंटे में है। 120 घंटे में आपको 4 क्रेडिट के कोर्स को पूरे करने होते हैं। फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपको कौन कौन सा कोर्स होगा और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, वो मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है। आपके 6 थ्योरी कोर्सेज हैं और एक लैब कोर्स है। लैब जहां भी होगा मैंने उसको रेड कर दिया है। इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लैब है क्या और उसका कोर्स कोड क्या है। फर्स्ट ईयर में ये जो MPCL 007 दिख रहा है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें कहीं भी कोई चॉइस नहीं है। जो भी फर्स्ट ईयर में आया है स्टूडेंट, उसको ये करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और ये कंपलसरी है। जितने भी हमारे थ्योरी कोर्सेज हैं उन सभी के असाइनमेंट्स होते हैं, जो असाइनमेंट हमारे वेबसाइट पर डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। और आप जैसे ही सर्व करेंगे, आप विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट पे, तो आपको हर स्टूडेंट जोन में या डाउनलोड्स में जाके ये क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो थ्योरी के साथ में हमेशा असाइनमेंट जुड़ा होता है, पर जो लैब कोर्स है उसके साथ असाइनमेंट नहीं होता है। आप असाइनमेंट की जगह यहाँ पे प्रैक्टिकल नोटबुक या जो फाइल तैयार करते हैं वो उसको जमा करते हैं, जिसमें उसकी भी इवैल्यूएशन होती है और उसका मार्क्स जो है आपके अवार्ड लिस्ट में जोड़ दिया जाता है।
फर्स्ट ईयर के कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसको हमने, ये सब ये आपके स्टेटस में दिख रहा होगा, एडमिशन के टाइम में आपने सेलेक्ट किए होंगे। आप देखेंगे ये जितने कोर्स हैं उनके कोर्स कोड लिखे हैं। MPC1 जिस तरीके से प्रोग्राम का कोड था, यहाँ कोर्स का कोड है, ये है MPC 1 2 3 4। ये 4 थ्योरी के कोर्सेज हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 और 6, जिसको हमने कलर ही चेंज कर दिया है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे 4-4 क्रेडिट के हैं और इनके काउंसलिंग सेशन आपको कितने दिए जाएंगे, चाहे तो वो फिजिकली होगा या फिर ऑनलाइन होगा। ये सेशंस आपके 2-2 घंटे के होते हैं और 4 क्रेडिट वालों के लिए 5 सेशन दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी संख्या पे। अगर आप 10 से ज्यादा होते हैं तो कंप्लीट किए जाएंगे 5 सेशन, अदरवाइज इसको 2-3 में ही कंक्लूड कर दिया जाता है। अब 1 2 3 4 के तो असाइनमेंट होंगे ही, 5 और 6 के भी होंगे। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी MA प्रोग्राम के लिए रिसर्च पेपर का पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि उनके सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में कभी ना कभी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है जो रिसर्च बेस्ड होता है। अब ये दोनों कोर्स जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए दिखाया जा रहा है कि जब तक आप MPC 5 और MPC 6 क्लियर नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर में जो आपके प्रोजेक्ट कंपोनेंट दिए गए हैं उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आप तब तक जमा नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये दोनों कोर्स आप फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं कर लेते हैं। उसके बाद आप MPCL, अभी मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिकम है जो हमेशा स्टडी सेंटर में कंडक्ट होता है, या फिर आपको ऑनलाइन मोड से, अभी जिस तरीके से हमारा कोरोना पीरियड है उसमें ऑनलाइन वाइवा या उसको हम लोग वीडियो के थ्रू दिखा के प्रैक्टिकम करवाते हैं। सेकेंड ईयर का कोर्स है, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन के बाद सर ने बताया था आप सबको कि री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले आपने नामांकन कराया, अब दूसरे सेशन में जाने के लिए आपको पुनः नामांकन कराना पड़ता है, जिसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में उसको RR भी बोलते हैं। अब ये RR आपको कब कराना होगा, ये आपको आज ही डिसाइड कर लेना है आपका सेशन क्या है, और इस सेशन के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कब आप लिंक दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये लिंक कहाँ उपलब्ध होता है। तो जैसे आप जनवरी के स्टूडेंट हैं, जनवरी साइकिल में आपने एडमिशन लिया है, आपको 1 वर्ष पूरा करना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ये तीनों एक्टिविटीज जो है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर होती है हमारे टर्म एंड एग्जामिनेशन से। आपका जो टर्म एंड सेशन है, जो आप जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, वो है आपका दिसंबर। अभी जिसका एग्जामिनेशन होना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो जून में एडमिशन अभी होगा उसके लिंक उपलब्ध है। आप सब ये सोचते हैं कि मेरा एडमिशन हो गया, शायद लेट से सेशन चल रहा है तो जून वाला लिंक हमारा है, जिसके लिए आप हमको कॉल करते हैं और आईग्राम में भी लिख देते हैं कि हमारा एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है। तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। आप जनवरी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए जो लिंक आएगी उसमें टर्म एंड दिसंबर 2021 जरूर लिखा होगा। अभी जून 2021 लिखा हुआ है। जून के स्टूडेंट्स जो है 1 साल पूरे कर चुके हैं, वो जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं। तो री रजिस्ट्रेशन करने जब आप जाएंगे तो उस समय आपको सिर्फ एक ध्यान ये देना है कि वो लिंक आपका होना चाहिए, और दूसरा कि आपको ग्रुप दिए जाएंगे। ये ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप पहले डिसाइड करने के पहले आपको ये सोचना है कि आप क्यों MA कर रहे हैं साइकोलॉजी में, क्या बनना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्यों इसको ऑप्ट किए हैं कि हम MA साइकोलॉजी ही पढ़ें, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ें, फिलॉसफी नहीं पढ़ें। तो जब आपको ये ग्रुप दिया जाएगा तो ये 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी मिलेगी। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ढेर सारे कोर्स कोड हैं जो आपको पढ़ना मैंडेटरी होगा, उसमें आप कोई फेरबदल नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ग्रुप का सिलेक्शन करना है। ग्रुप B जो है वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी, और थर्ड जो आपको दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। ये तीनों साइकोलॉजी के ब्रांच हैं। ऐसे तो और भी ब्रांच हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है, 3 ग्रुप देती है। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे या फिर आप अपने काउंसलर के सहयोग से, तब तक आपका स्टडी सेंटर में आना जाना या काउंसलर से मिलना, कोऑर्डिनेटर से मिलना होता रहता है। तो जब आप डिसाइड करें तो आप सबों का सलाह लें, क्योंकि जब आप क्लिनिकल ले लेते हैं और या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ले लेते हैं, तब आपको जब कुछ इंटर्नशिप में या प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कहते हैं आप इसको चेंज करके काउंसलिंग साइकोलॉजी ले लेंगे, शायद वो आसान होता होगा।
तो इसको जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो पहले माइंड मेकअप करें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, जिसमें आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे। इसके सिलेक्शन के बाद ही आप जब लिंक खोलेंगे तो उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से भरा मिलेगा, क्योंकि आप जब इनरोलमेंट डालेंगे तो उसके साथ ही आपको ना फोटो लगाने की जरूरत है, ना सिग्नेचर जैसे आपने नामांकन में कराया था, वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ग्रुप के कोर्सेज लेने हैं और उसका ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ग्रुप ए जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे कोर्स कोड हैं, MPC 11, 12, 13 एंड 14। आप फिर अब ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने 07 किया था MPCL, और यहाँ आएंगे जब सेकेंड ईयर में, तो अगर आप ग्रुप ए लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकम इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स कोड MPCE 14 करना होगा। ये 6 क्रेडिट का होता है। इसमें जो हमारे यहाँ से प्रेस्क्राइब्ड है टेस्ट या जो भी एक्सपेरिमेंट है वो 8 होते हैं। 8 में कम से कम आपको 5 कराया जाता है, या 8 के 8 अगर पॉसिबल होता है तो वो भी करवा दिया जाता है। इसके क्रेडिट 6 क्रेडिट के हैं। इसके बारे में प्रैक्टिकम के लिए मैं अलग से आपको डिटेल में बताऊंगी कि करना क्या है और कैसे किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे सेकेंड ईयर में एक नई चीज आती है, इंटर्नशिप, जिसको अभी समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंटर्नशिप एक एक्टिविटी है जो कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल में या किसी NGO में जाके आप करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्रुप चुना है, और इसके भी मार्क्स होते हैं, और मार्क्स जो है वो आपका काउंसलर इंटरनल मार्क्स भी देता है, और आप जहाँ जाते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से भी आप सुपरवाइजर के थ्रू मार्क्स लेकर आते हैं, जिस दोनों को जोड़ के फिर हम अपना रीजनल सेंटर में इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद ये आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का जो मैंने कोर्स कोड बताया था वो पूरा करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो नहीं, उसको पास नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट का मार्क्स भी नहीं चढ़ेगा और आपका वाइवा भी कंडक्ट नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। काउंसलिंग अगर ग्रुप बी सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आप एक बात ध्यान देंगे कि उसमें मैंने बताया था 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 था। आप देखेंगे जब ग्रुप बी लेंगे तो ये कोर्स कोड शुरू होता है 21 से, क्योंकि 11 था, यहाँ 21 हो गया है। तीसरा जब हम तीसरे ग्रुप में जाएंगे वो 31 से शुरू होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आप कहीं पे डालते हैं अपना प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, तो एक सिर्फ लेटर या नंबर की वजह से वो कोर्स कोड गलत हो जाता है, और आपके असाइनमेंट के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स वहां नहीं जाके जहाँ जिस ग्रुप में नहीं होना चाहिए वहां चला जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई ग्रुप बी का काउंसलिंग साइकोलॉजी लिया हुआ स्टूडेंट होगा, अपना कोर्स कोड लिखेगा तो वो 21 से शुरू होगा। 21, 22, 23, 24, 24 आपका प्रैक्टिकम है, वो सेम जो क्लिनिकल के लिए है सेम है, यहाँ पे सिर्फ कोर्स कोड चेंज हो जाता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है और क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिक ये जो इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ने से बहुत सारी चीजें, जैसे सर बता रहे थे कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि अभी सबको, समाज को, स्कूल को, कॉलेज को और इवन परिवार को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है। सभी स्ट्रेस में है। काउंसलिंग इतना अच्छा माध्यम है जिसमें जो स्किल्ड होता है अगर पढ़ाई कर लेता है तो वो अपने सामने बैठे हुए आदमी को या बच्चे को या लड़कियों को इतनी अच्छी तरीके से पहले उसकी परेशानी को समझता है, और समझने के बाद उसको खुद से अपने परेशानी से निकलने का रास्ता भी बताता है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी अभी किसी के ऐसा नहीं कह सकता है कोई कि काउंसलिंग वर्ड नहीं सुना है और उसको जरूरत नहीं पड़ती, या हम सभी भी अपने अगर स्किल्ड नहीं भी है तो भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लोगों को काउंसलिंग करके चाहते हैं कि उनको मैं वो बात समझा सकूं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसी तरीके से आप अगर क्लिनिकल में जाएंगे तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, जिसमें आप मेंटल डिसऑर्डर्स या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी में चला जाता है जिसको काउंसलिंग के थ्रू नहीं ठीक कर सकते, उसको क्लिनिकल में हम ले जाते हैं। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि अगर हमने क्लिनिकल ले लिया है तो हम शायद साइकेट्रिस्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज टेक्निकल वर्ड्स है। साइकेट्रिस्ट जो होता है बिल्कुल इससे साइकोलॉजिस्ट से अलग होता है। ये सारी चीजें आपको इसके आगे जब MA के आगे जाएंगे पढ़ाई करने तो ही आपको वो स्पेशलाइजेशन
करने को मिलेगी। जब एमफिल या पीएचडी करेंगे तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पर एमए के दौरान बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं जो आपके नॉलेज के लिए होता है। सिर्फ आप कोई वर्क ये इस तरीके से इंस्टीट्यूट खोल के आप नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। अब तो ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग टीचर हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, वो शायद अपने सेशन में जरूर आपको थोड़ा गाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल जो आपको दिख रहा है, ये सारे कोर्स कोड यहाँ आप देख रहे होंगे 3-1 से शुरू हो रहे हैं, और 3-1, 3-2, 3-3 के बाद 3-4 फिर आता है वो प्रैक्टिकम है, 3-5 इंटर्नशिप है। ये इंटर्नशिप आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में ही जाके करनी होगी। ये लिस्ट आपको आपके प्रोग्राम गाइड में भी दिया होता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और आप अपने सुपरवाइजर से भी बात करते हैं, काउंसलर से बात करते हैं, सब सलाह लेने के बाद इंटर्नशिप का वो सिलेक्शन करते हैं कि कौन से प्लेस पे जाना है हमको। और वहां भी आप इंटर्नशिप में काउंसलर के थ्रू ही कोई जो आपको वहां सुपरवाइज करता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। ये हमेशा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही होता है। इसके लिए भी आपको संपर्क हमेशा अपने स्टडी सेंटर से करना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट के लिए सेम है, जो जैसे आपका जो क्षेत्र है, आपने अगर इंडस्ट्रियल लिया है तो आपके जो टॉपिक्स होंगे वो हमेशा आपके इस ग्रुप सी से रिलेटेड ही होने चाहिए, और उसमें वर्क करना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप साइकोलॉजी का कोई भी और एरिया लेने की बजाय आप हमेशा कंसंट्रेट करेंगे कि आपको इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ही चूज करनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल के लिए अलग से बता देती हूँ। ये तीनों कोर्स कोड जो है आपको याद रखने चाहिए। जब आप आरआर कराएंगे तो ये प्रैक्टिकल कोर्स कोड जो है आपके ऐसे ही होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में जो किया उसके अलावा ग्रुप ए लेंगे तो आपका एमपीसी 14, बी लेंगे तो 24 और 34 होगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेंगे। ये कोर्स कोड अभी आपने सबने देख भी लिया है, बस एक नजर आप इस पे डालेंगे। प्रैक्टिकल में आप आ जाइए। एमपीसीएल कंपलसरी सभी को करना है। इसमें अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी होता है। बार बार ये आप कहते हैं हम सबसे कि हम जॉब करते हैं, हम प्रैक्टिकल करने नहीं आ सकते हैं, पर जब भी आप एडमिशन लेते हैं आपको पता चल जाता है इसका सिलेबस क्या है। इसमें प्रैक्टिकल होगा ही होगा। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें आपको ये दोनों एक्टिविटी करनी है, इंटर्नशिप भी करना है। तो आप ये एक्सक्यूज कभी ना दें, ना स्टडी सेंटर को, ना रीजनल सेंटर को, कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक सप्ताह 10 दिन ये काम नहीं कर सकता हूँ। आपको अपना टाइम मैनेज ही करना होगा। कई बार तो हम आप सबके रिक्वेस्ट पे आपकी छुट्टियों के दिनों में ही इसको शेड्यूल करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे फौजी भाई होते हैं जो अपने वहां से रिटायरमेंट के बाद कुछ और करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी ले लेते हैं, और बार बार ईमेल करते हैं कि मेरी छुट्टियां इस मंथ में होने वाली हैं, तो प्लीज आप शेड्यूल करेंगे जब भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए हमको कोई हेल्प चाहिए तो इन दिनों में ही चाहिए। तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। पर आप जब भी अटेंड करेंगे तो एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। 8 प्रैक्टिकल्स तीनों ग्रुप के लिए हैं। 3 ग्रुप में आपको कम से कम 5 प्रैक्टिकल करने हैं और उनके रिटन फाइल जमा करने हैं आपके स्टडी सेंटर में। वहाँ आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जिसके आपके 50% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही मिलता है। उसके बाद बात आती है कि टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप फाइल जमा करते हैं, और उस दिन एक वाइवा के लिए एक एक्सपर्ट आते हैं जो आपका एक प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, और फिर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ के आपका वाइवा कंडक्ट होगा, वो भी आपका 50% मार्क्स में ही इंक्लूड होगा। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते समय जो गाइडलाइन आपके प्रोग्राम गाइड में दिया रहता है कि उसको बनाना कैसे है, लिखना कैसे है प्रैक्टिकल को, उसको जरूर फॉलो करेंगे। इसमें अलग से पास होने के लिए सेपरेटली आपको 40% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल में सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे ये कोर्स कोड को। इंटर्नशिप जो है वो आपके क्रेडिट के अनुसार 240 घंटे का है। 240 घंटे का मतलब ये नहीं कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल या संस्था में जाके आपको 240 घंटे देने हैं। इसमें आपको अपने इंटर्नशिप के बारे में जितना भी आपको गाइड कर रहे हैं आपके काउंसलर जो स्टडी सेंटर में है, और सुपरवाइजर जो आपके उस संस्था में है जहाँ पे आप जाके करते हैं इंटर्नशिप, वहाँ जितनी एक्टिविटी है वो सब इस 8 क्रेडिट के दौरान आपको 240 घंटे में पूरे करने होते हैं। और इसमें जो एक मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उस संस्था में जाके
पूरा करने के लिए वो आपको आपके गाइड बता देते हैं आपको कितने दिन में ये चीज पूरी करनी है। सुपरवाइजर आपका लिखता है, उसमें आपका अटेंडेंस भी होता है और उसमें साइन करके देता है कि आपने ये यहाँ पे इस एक्टिविटी को यहाँ पूरा किया है इस संस्था में, और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको मार्क्स भी देता है। आपकी एक्टिविटी जितनी अच्छी होती है और आप जितना अच्छा गाइड रखते हैं अपने साथ में, वो सब उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको मार्क्स देंगे। ये टोटल मार्क्स भी 100 मार्क्स का होता है। अब ये काउंसलर जो है आपके, जो स्टडी सेंटर में आपको हेल्प कर रहे थे, वो उनके मार्क्स भी वैल्यू करते हैं, वो है 30% मार्क्स। और 30% मार्क्स जो है वो आपका सुपरवाइजर जो इंस्टीट्यूट में है वो देता है। उसके बाद फिर आप वाइवा का मार्क्स जो 40%, ये सबको मिला के 100% हो जाता है। और इस तरीके से इंटर्नशिप में भी आपके पासिंग मार्क्स जो है उसका वेटेज 40% है। अगर आप 40% से नीचे लाते हैं मार्क्स तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात इंटर्नशिप के बाद प्रोजेक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से ही आज हम सिर्फ साइकोलॉजी वालों को अभी डील कर रहे हैं इस इंडक्शन मीटिंग में। क्योंकि प्रोजेक्ट काम ऐसा होता है, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे आपको वेट नहीं करना है कि यूनिवर्सिटी कौन सा डेट दे रही है सबमिशन का, उस दिन से आप नहीं शुरू करेंगे अपने सुपरवाइजर को खोजना। इवन अभी से, जब से आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं तब से आपका कॉन्टेक्ट होता है आपके काउंसलर से। ये बहुत जरूरी है कि आपका और काउंसलर के बीच में रेपो बनना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आप जब कभी भी फोन करें, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें तो उनका रिस्पांस आना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में फिर आते हैं हमसे करने के लिए मेरा गाइड चेंज कर दीजिए। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे जब भी कोई काउंसलिंग सेशन होती है, काउंसलर आते हैं आपके सब्जेक्ट के कोर्स के, तो आप उनसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो कैसा आपके साथ में उनका बनेगा नहीं बनेगा, वो उनका पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कितने हेल्पफुल है और आप कितने सपोर्टिव हैं उनके साथ में, ये सब, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने दिमाग में ये चीज जरूर डिसाइड कर लीजिए, मैं तो इन्हीं के अंडर में अपना प्रोजेक्ट करूंगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट गाइड नहीं मिल रहा है तो आपको किससे कांटेक्ट करना है? अपने कोऑर्डिनेटर से। जिस भी स्टडी सेंटर के आप स्टूडेंट होंगे आप अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे, आप ये बताएंगे कि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आप मुझे प्लीज एक गाइड अलॉट कर दीजिए। वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, 2-3 लोगों से आप मिलेंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको गाइड अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है आपके टॉपिक का। कभी भी आप अपने मर्जी से सिर्फ टॉपिक नहीं डिसाइड कीजिए। अगर आपको गाइड करने वाला जो है वो अगर टॉपिक से खुश नहीं है या फिर उस पे वो काम करना पसंद नहीं करवा सकता है, तो फिर आपके पूरे दौरान जो 6 महीने लगते हैं आपके प्रोजेक्ट को बनने में, उस बीच में आपको ठीक ढंग से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा मिल के करिए, 2-3 ऐसे टॉपिक्स लीजिए जिसमें आपका भी इंटरेस्ट में हो और उनका गाइड का भी हो, तो ही आप वो सिलेक्ट करिए। फिर वो टॉपिक चेंज करने की बात भी मेरे सामने आती है, तब मुझे लगता है कि आधा अधूरा काम करने से अच्छा है कि ये शुरू में डिसाइड कर लिया जाए, इसलिए मैंने अभी आपको गाइड किया है। अब जब कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, अगर वहां भी आपको कोई गाइड नहीं मिलता है, हेलो, माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे, लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। अगर आवाज नहीं जाए तो ही सिर्फ आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है, अलॉट नहीं कर पा रहे हैं आपके स्टडी सेंटर वाले, तो आप उन आपके गाइड का क्वालिफिकेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। आप अगर उतने क्वालिफिकेशन रखने वाले को जानते हैं तो आप हमारे एक वेबसाइट पे जाकर देखेंगे rsd.ignu.ac.in। यहाँ इम्पैनलमेंट का एक पोर्टल है, इस पोर्टल पे वो अपने सारे सर्टिफिकेट डाल के इम्पैनल्ड हो जाते हैं और वो आपके लिए, अगर आपके जानने वाले हैं तो आपको गाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे यूनिवर्सिटी को भी मदद करेंगे, इस रीजनल सेंटर को भी मदद करेंगे कि कुछ अच्छे जानकार लोग जो हैं वो आपके संपर्क में हैं और वो हमारे इग्नू के साथ जुड़ सके। ये क्वालिफिकेशन है आपके, उसमें प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होता है, हमारे वेबसाइट पे कहीं भी अगर गाइड का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है इम्पैनलमेंट के लिए, वो सारा मेंशन है। आप इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सारे क्वालिफिकेशन अगर किसी में है तो वो हमारा काउंसलर बन सकता है। अगर कोई काउंसलर है तो वो हमारे प्रोजेक्ट का गाइड भी बन सकता है। इम्पोर्टेंट बातें मैंने बीच बीच में आपको उस समय भी बताई थी, जो हमारे स्लाइड्स थे उसके साथ में।
प्रैक्टिकल कोर्स कंपलसरी है, आपको करना ही है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के साथ में। ये कोर्स जो है वो कभी भी मिस नहीं करिए, अपने सेशन के साथ ही करिए, नहीं तो जैसा सर बता रहे थे दो दिक्कतें आती हैं। एक तो आप पीछे चले जाते हैं, दूसरा कि आप जब पीछे वालों के साथ करते हैं आपको ये पता नहीं होता है कि उनका टाइम टेबल आपको फॉलो करना होता है। आप जब चाहें तब प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, जब चाहें तब असाइनमेंट नहीं जमा कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस भी जमा नहीं कर सकते। उस सेशन का जब जमा होना होगा, जो उसका ड्यू डेट होता है उसके अंदर ही आप इसको सिर्फ जमा कर सकते हैं। इन तीन बातों पर आप ध्यान रखेंगे। और टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है उसका फॉर्म भरने से पहले एक बार आप अपना कोर्स कोड जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो जरूर भरेंगे। कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पेपर डालते हैं पर ये कोर्स कोड भूल जाते हैं डालना, जिसमें आपको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के जो कोर्सेज होते हैं वो आप नहीं डाल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो आता है एग्जामिनी का उसमें आप नहीं होते हैं। तो अभी ऑनलाइन मोड में जो काम भी हो रहा है तो हम डीडी लेके फिर आपको परमिशन भी नहीं दे पाते हैं। तो आप हमेशा फॉर्म भरते समय अपने कोर्स कोड को जरूर लिखिए, ये इसके लिए एग्जाम्पशन नहीं है, इसके फी लगते हैं आपको। प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने से पहले आपको सबसे पहला काम दो चीज मैंने बताई थी, वो जब हो जाता है तो आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल। किसी काम को करने के पहले जो हम प्रपोजल देते हैं वो पूरे काम का एक ये बता समरी होती है, जिसको ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है, आप पूरा जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें आप कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, वो प्रपोजल बनाना जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं वो आप शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद अगर आप जनवरी के स्टूडेंट हैं, जनवरी सेशन के, तो आपको कब कौन सी एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आप चाहें तो आप नोट करके रख लें कि ये अगर आप जनवरी के स्टूडेंट हैं, अभी तो लेट सेशन हो गया है इसलिए, नहीं तो अगर सब कुछ सामान्य होता तो आपको 28 फरवरी तक आपको अपना गाइड, अपने टॉपिक, ये सारी चीज आपको डिसाइड करने के बाद ये प्रपोजल को जमा करना था। प्रपोजल बना के सबसे पहले आप जाते हैं स्टडी सेंटर में, आप अपने गाइड को सबमिट करते हैं, गाइड उसका करेक्शन करते हैं। आप एक बार से ही बस बिल्कुल बना के सीधे नहीं जाते हैं, आपको बार बार उनसे संपर्क करना पड़ता है। अगर कोई उसमें कमी है तो आपको आपका सुपरवाइजर या गाइड जो है वो आपको फिर से बताते हैं और करेक्शन करवाते हैं। उसके बाद इसको 31 मार्च तक इसको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो आपके एमएपीसी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नाम, एड्रेस, ये सब कुछ डाला हुआ, ईमेल आईडी आपके प्रोग्राम गाइड में डाला होता है, उनको आप भेजते हैं। ये प्रपोजल वहां जाने के बाद इवेलुएट होती है। इवेलुएशन में भी कुछ कमियां अगर रह जाती हैं, आपने ऑर्डर में वो सारी चीजें नहीं लगाई हैं, जो फॉर्मेट है उसको फॉलो नहीं किया है, तो आपके पास में वो रिजेक्शन के साथ आता है या फिर कुछ सजेशन के साथ आता है कि आप ये चीजें इसमें इंक्लूड करें, तब ये अप्रूव मानी जाएंगी, या आप फिर से सबमिट करें, ऐसा भी उसको लिखा रहता है। ये सारी एक्टिविटी होते होते 31 मार्च के बाद आपको 1 महीना लग जाता है आपके और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बीच में सिनॉप्सिस के अप्रूवल के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लास्ट डेट में कुछ भी सबमिट ना करें, प्रॉपर टाइम सबको मिलना चाहिए। आपको जैसे बनाने के लिए टाइम चाहिए, इवेलुएट करने के लिए भी चाहिए। 2 से 3 दिन में कोई भी अप्रूवल नहीं आती है, आप 1 वीक में ही पेशेंस लूज करने लगते हैं। हमने जमा कर दिया था पर कुछ आ नहीं रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, रीजनल सेंटर बताता है ना हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर बताता है। तो ये अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो ये जो परेशानी आती है आप सबको, जो आपके प्रीवियस बैच को आई थी, वो सब झेलनी नहीं पड़ेगी। अब 30 अप्रैल के बाद फाइनली ये प्रोजेक्ट वर्क, अगर आपका ये अप्रूवल लेटर आ जाता है, फाइनल एक्सेप्टेंस कि हाँ आप इस पर वर्क कर सकते हैं, तो आप काम करना शुरू करते हैं। और मई से जुलाई के बीच में फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आप बना लेते हैं, और वो पूरा प्रोजेक्ट जो है उसकी राइटिंग करते हैं आप। जितना भी काम आपने किया है, जितना भी टेस्ट किया है, या कहीं आपने क्वेश्चनर लेके, इंटरव्यू लेके, अपना ऑब्जर्वेशन या कुछ भी जो डाटा कलेक्ट किया है, उन सबको इकट्ठा करने के बाद अगस्त से सितंबर तक उसकी राइटिंग करते हैं ऑन पेपर। उसको किस तरीके से लिखना है वो भी आपके प्रोजेक्ट नोटबुक में डाला हुआ है, हैंडबुक जो मिलती है यूनिवर्सिटी से, कि आपको कौन सा पेपर यूज करना है, किस फॉन्ट में टाइप करना है। हमेशा ये टाइप किया हुआ होना चाहिए, हैंड रिटन जैसे असाइनमेंट में होता है वो नहीं चलता है। यहाँ पे फॉन्ट भी डिसाइडेड है, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, उसको आप फॉलो करेंगे। और फाइनल प्रोजेक्ट जमा करने के पहले आप एक बार फिर से अपने सुपरवाइजर के पास जाएंगे,
उसको बाइंड करने के पहले कौन कौन से सर्टिफिकेट उसमें लगाने हैं शुरू में आपके प्रोजेक्ट के अलावा, वो सारे अटैच करेंगे। वो सारे अटैचमेंट देखने के बाद आपका जो सुपरवाइजर है उसको ओके करता है, हाँ आप इसको साइन कर सकते हैं, और वो खुद भी उस पर साइन करते हैं जो सुपरवाइजर होते हैं। ये सारे सिग्नेचर के बाद ये अगस्त से सितंबर तक इसका ड्यू डेट आता है, जिसमें आपको जमा कर देना होता है। उसके बाद आपका काम ओवर हो गया। ये जमा कहाँ करते हैं? आप रीजनल सेंटर में जमा कर देते हैं। उसके बाद कोई एक्सपर्ट आता है जो इसका प्रोजेक्ट का वाइवा है वो रीजनल सेंटर कंडक्ट कराता है। उसके लिए आपको फिजिकली आना पड़ता है। अभी ऑनलाइन भी ये संभव हो पा रहा है कि हम आपसे वाइवा जो कंडक्ट कराते हैं, जिस तरीके से जिस मोड में अभी आपसे मेरी बात हो रही है, ऐसे ही आपके एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछते हैं और वो प्रोजेक्ट उनके सामने होता है जो आप बनाए होते हैं, उससे रिलेटेड वो आपसे सवाल करते हैं और फिर आपकी मार्किंग होती है। प्रोजेक्ट के ये सारे कोर्स कोड आप सबने देख लिया है। इसमें आप देखेंगे कि आपको सबमिट कहाँ करना है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो लोग इनको इस प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं लिखते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन डालते हैं, ये सारे उन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो प्रपोजल जो है वो आपका दिल्ली हेडक्वार्टर जाता है आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास, और ये एड्रेस आपके प्रोजेक्ट गाइड में भी दिया हुआ है। अगर अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड ये कंडीशन आती है, तो अगर अप्रूव्ड है तो आप काम करना आगे शुरू कर देते हैं, नॉट अप्रूव्ड है तो फिर आपको रिसबमिट करना पड़ता है, फिर उन्हीं को करना पड़ता है जहां से ये रिजेक्शन आई है या कोई सजेशन आया है, तो फिर से आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास इसको भेजेंगे। और फाइनली जब आपका आ जाता है अप्रूवल, तो आप प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और उसको रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे। और प्रोजेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, और ये 100 मार्क्स में 70 और 30 का हमने वेटेज दिया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं, जिसको आप हमारे रीजनल सेंटर में जमा करेंगे, उसके इवैल्यूएशन में आपको 70% वेटेज दिया जाता है, जिसमें आपको 70 नंबर के अंदर ही इवैल्यूएट करेंगे लोग आपको, और वाइवा वो से कंडक्ट करने पे 30 नंबर में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से 100% मार्क्स जो आपका है वो हो जाएगा। इसमें भी आपको 40% पासिंग मार्क्स चाहिए, तभी जाकर ये प्रोग्राम आपका पूरा होगा। ये था हमारा एमए साइकोलॉजी के लिए कंप्लीट जो सारे कोर्स थे। ये प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्या क्या कंपोनेंट थे, वो हमने बता दिए। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो नए लर्नर जो डिस्टेंस एजुकेशन में भी नए हैं और साथ ही हायर एजुकेशन में जो अभी अभी सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करके आए हैं, उन सब का ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोग्राम जो BAPCH है, ये इनका प्रोग्राम कोड है, और इनका प्रोग्राम का टाइटल बैचलर ऑफ आर्ट्स या ऑनर्स, जिसको H से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, वो है साइकोलॉजी में। आपने एडमिशन अपना साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए लिया है। हमारे यहाँ 2 तरह का BA प्रोग्राम है, एक जनरल और एक ऑनर्स, जिसमें जनरल में जो एडमिशन लेते हैं उसको BAG कहते हैं, और जो ऑनर्स में एडमिशन लेता है वो अपने प्रोग्राम कोड के साथ में जो आपका डिसिप्लिन है उसके साथ में इसको BA के साथ जोड़ दिया जाता है। साइकोलॉजी के लिए PC है, ऑनर्स के लिए H है, और BA की डिग्री है इसलिए यहाँ पे BA लिखा हुआ है। तो आप इसको हमेशा अपने प्रोग्राम कोड को याद रखेंगे कि आप BAPCH के स्टूडेंट हैं। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो जब प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए उसमें आप स्क्रॉल करते हैं तो BA आता है, फट से क्लिक कर देते हैं कि हम तो BA के स्टूडेंट हैं, पर BA के नहीं, आप BAPCH जब तक नहीं डालेंगे ना आपका आई कार्ड निकलेगा, ना आपको और भी कोई जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका, जो जैसे मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालिए, उसके लिए भी आपको सही प्रोग्राम कोड को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब ये पूरे BAPCH प्रोग्राम में टोटल कितने कोर्सेज हैं, यहाँ मैंने आपको बस एक छोटा सा ब्रीफ नोट दिया है कि जितने भी इसमें आपको अलग अलग 1 2 3 4 करके मैंने बांट दिए हैं, टोटल मिलके 26 कोर्सेज हैं। पहले BA करना इग्नू से बहुत आसान था, उसके क्रेडिट्स कम थे, उसमें कम घंटे पढ़ाई करने पर भी वो पूरे हो जाते थे। पर ये CBCS पैटर्न लागू होने के बाद से इनका क्रेडिट बढ़ गया है। पहले 96 क्रेडिट में पूरे होते थे ये प्रोग्राम्स, अब 148 जब तक नहीं पूरे होंगे आपके क्रेडिट, आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इन 26 कोर्सेज में आपको 4 तरह के अलग अलग डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स लिए हैं तो सिर्फ साइकोलॉजी कोर्स के लिए आपको 18 कोर्स पढ़ने होंगे। उसके अलावा
इस साइकोलॉजी को पढ़ने के अलावा आपको इंटरडिसिप्लिनरी, इसको जेनेरिक इलेक्टिव भी बोलते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो आपकी होंगी वो चार कोर्सेज होंगी। उसके अलावा एबिलिटी इन्हांसमेंट है, जिसमें आप वो कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, हिंदी या इंग्लिश का सिलेक्शन करते हैं, उसमें 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, वो भी उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सारे डिटेल्स मैं आगे भी बताऊंगी आप सबको। उसके बाद है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वो भी आपके 2 कोर्स कोड होंगे। इस तरीके से टोटल आपको 26 कोर्स पढ़ने हैं। ठीक ड्यूरेशन जैसे एमए के लिए था, आपके लिए 3 साल का है मिनिमम, और मैक्सिमम 6 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। इन केस आप 3 साल में पूरा नहीं कर पाए तो 4 साल 5 साल के भीतर आपको पूरा कर लेना चाहिए। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, एमए के लिए सिर्फ इंग्लिश था, लेकिन आप यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे उसमें ही आपको स्टडी मटेरियल मिलेगी। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे फोन करके बोला था आपके ग्रुप से ही कि मैंने हिंदी या इंग्लिश कुछ लिया है और मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो इस चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास इंग्लिश में किताब आ गई है तो आप हिंदी वाली डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास दोनों हो जाएगी अध्ययन सामग्री, और दोनों को मिलाकर पढ़ें, ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको पूरी प्रोग्राम फी लगती है और उसमें बहुत झंझट है। उसके लिए आपको ओरिजिनल सेंटर में डीडी बना के लाना पड़ेगा, फिर आपका वो मीडियम जो है उसको चेंज करना पड़ता है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो वैसा कर सकते हैं, पर 30 दिनों के भीतर ही, एडमिशन कंफर्म होने के 30 दिन के भीतर, या आपका जो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है तो आप उसको सबमिट करते हैं। हिंदी वाली है तो इंग्लिश लेने के लिए आप उसको सबमिट करके इंग्लिश लेते हैं, आपको पेमेंट भी करना पड़ता है और वो किताबें भी वापस करते हैं। इससे अच्छा है कि आप, जो मैंने ऑप्शन दिया है आपको, कि आप एक डाउनलोड कर लें और दूसरी हार्ड कॉपी अपने पास रखें। टूटे पूरे प्रोग्राम का ये क्रेडिट 148 है, और ये क्रेडिट सिस्टम मैंने अभी समझाया है आपको एमए के इसमें सेशन में। अभी इसमें आप देखेंगे कि कोर्सेज जो आपके हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आप जब एडमिशन ले रहे थे तो इसको सेमेस्टर सिस्टम में बांटा गया है। अब सेमेस्टर जो था वो ईयरली भी हम उसको काउंट करते हैं, इसलिए कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को हम पहला साल बोलते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो जाते हैं आप, एडमिशन लेते समय ही आपको दोनों सेमेस्टर का एडमिशन मिल जाता है। उसमें कौन कौन से कोर्स हैं आपके, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कोर कोर्स कहलाते हैं, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपको पढ़ना ही है। इसका कोर कोर्स को हम सी से डिनोट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बी स्टैंड फॉर बैचलर डिग्री, पीसी आपका साइकोलॉजी है, और उसके साथ आप देखेंगे जो ये सी लगा है ये कोर कोर्स को डिनोट करता है। आप बीपीसीसी, इससे आप अभी तक पूरे परिचित हो चुके होंगे एडमिशन के दौरान, या रजिस्ट्रेशन डिटेल में भी आपका लिखा होगा, बीपीसीसी 101 लिया है आपने। मैंने 2 सेक्शन में इसको बांट दिए हैं। फर्स्ट ईयर है आपका, तो आप पूरे सेशन में जब आप पढ़ाई करेंगे तो ऑड और इवन सेमेस्टर आएगा। ये आपके समझने के लिए सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो ऑड वाले सेशन है उसके कौन कौन से कोर्स कोड हैं वो इस कॉलम में मैंने लिख दिए हैं। इवन वाले जो हैं 2 4 एंड 6, ये दोनों मिलके ही एक ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। ये सारे कोर्स कोड 4 4 क्रेडिट के हैं। आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में आपको ऑड में क्या क्या पढ़ना है, 101 और 102। आप इवन सेमेस्टर्स जितने भी हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर के साथ बीपीसीसी 101 और बीपीसीसी 103 है। आप सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीपीसीसी 104 है। इसी तरीके से जब आप इसको टोटल को एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बना है। सेकेंड ईयर में जाने पे आपके कोर्स कोड बढ़ जाते हैं। आप एक साथ देख रहे होंगे कि 3 फर्स्ट ऑड में है और 3 आपके इवन में है, ये दोनों मिलने के बाद ही आपका सेकेंड ईयर जो है वो पूरा होता है। ये सारे कोर्स कोड जो है आपके टोटल कोर्स यहाँ 6 हैं। 6 कोर्स पढ़ेंगे आप सिर्फ अपने कोर्स के। कोर वाले जो हुई हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी के ही कोर्स होंगे। थर्ड ईयर में जाने के बाद भी और मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कोर कोर्स सिर्फ 4 है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको आगे वाले स्लाइड में मैं बताऊंगी कि और कौन कौन से कोर्स लेने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से आपके 14 ऐसे साइकोलॉजी के सिर्फ कोर्स हैं जिनको आप कोर कोर्स कहते हैं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा अपने दोनों सेमेस्टर्स को मिला के, एक एक साल में। वो इस तरीके से थे।
इसके बाद आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आपने साइकोलॉजी को अपना डिसिप्लिन चुना है। इसके अलावा कि आपने जो ये 14 कोर कोर्स पढ़े हैं, आपको 5th और 6th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर में आपको अलग से ये कोर्सेज जो हैं उनको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी उनको। बीपीसीई 141 ये साइकोलॉजी का ब्रांच ही है, और इसको आप देख रहे होंगे 141 एंड 143 जो है 5th सेमेस्टर का है, और 6th सेमेस्टर में फिर आपको 142, और इसके साथ एक यहाँ मैंने रेड किया है आपकी जानकारी के लिए सिर्फ कि ये डिसर्टेशन जिस तरीके से पीजी में मैंने बताया था एमए कोर्स में प्रोजेक्ट करना था, ये डिसर्टेशन एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क ही है जिसको आपके स्टडी सेंटर में जो काउंसलर है वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आपको जरूर ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये 3rd ईयर आने में आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन चूंकि ये अभी पहला दिन है और आपके दिमाग में आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि हमारे कोर्स कोड जो है वो इतने ज्यादा हैं कि आप बहुत आराम से, जैसे पहले का बीए करते थे वो उस तरीके से नहीं है। आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और आपको समय देना पड़ेगा इसको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके डिसिप्लिन में जब इतने हैं तो आपको जब जेनरिक इलेक्टिव लेना पड़ेगा या एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स आपके चुनाव करने पड़ेंगे, सबको आपको इक्वली टाइम देना जरूरी है, क्योंकि आप सब में पास मार्क्स आना है और उसके बाद ही आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो है उसको हम लोग DSES से जोड़ के देखते हैं। डिसिप्लिन का D है और स्पेसिफिक S है और E इलेक्टिव है। ये हमेशा आप देखेंगे जहां कहीं भी AECC लिखा होगा, कहीं DSE लिखा होगा, और इसी तरीके से यहाँ जो कोर्स कोड है और उनके टाइटल्स हैं उसका भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिर इस कोर्स में पढ़ा क्या जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ कोर्स कोड की बजाय ये दोनों साथ में मैंने लिख दिए हैं। आपका डिसिप्लिन ओवर होता है, अब आपका आता है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, जिसको AECC कोर्स कोड कहते हैं। इस ग्रुप को जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप री रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो कोई भी कोर्स कोड जिसमें आपको सिलेक्शन करना है वो या तो फिक्स है कि ये आपको मिल ही जाएगा, अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो उसमें आपको चुनाव करने में आसानी हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये कंपल्सरीली आपको यही मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। BEVAE जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है 181, ये आपके अभी रजिस्ट्रेशन में ये कोर्स कोड दिख रहा होगा। सेकेंड सेमेस्टर के ये दोनों कोर्स कोड में से आपने कोई एक कोर्स कोड ऑप्ट किया होगा, या तो 182 होगा या फिर इंग्लिश का होगा, या फिर आप हिंदी भाषा या उसका संप्रेषण जिसको कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी का कम्युनिकेशन या इंग्लिश का कम्युनिकेशन, ये दोनों जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स में ही ये दोनों भाषाएं जो है उसके कोर्स कोड डाले गए हैं। स्किल एनहांसमेंट में आप देख रहे होंगे एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ये कोर्स कोड है, जहां AN से इसको डिनोट किया जा रहा है, और ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है इसलिए यहाँ पे S डाला हुआ है। ये कोर्स कोड आपको 2nd ईयर के प्रोग्राम में ही मिलेगा। जब आप RR कराएंगे तो आपको ये दोनों कोर्स कोड 3rd एंड 4th सेमेस्टर में ऑप्ट करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो है आपको इंटरडिसिप्लिनरी, जो मैंने पहले शुरू में बताया था, वो उसको जेनरिक इलेक्टिव भी बोलते हैं। आप अपने डिसिप्लिन के अलावा, जिस तरीके से आप साइकोलॉजी में या आर्ट्स फैकल्टी के आप स्टूडेंट माने जाएंगे, तो इसके अलावा आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, साइंस का कोई कोर्स कोड हो, सोशियोलॉजी हो, फिलोसफी हो, अभी बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध नहीं है हमारे अभी इस प्रोग्राम को नया नया लॉन्च किया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम ये कोर्स कोड और बढ़ेंगे और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी जो उपलब्ध है वो सिर्फ सोशियोलॉजी में है और जेंडर सेंसिटाइजेशन जो दिख रहा है आपको वो है। तो 2 सोशियोलॉजी के कोर्स कोड हैं और एक PA दिख रहा है आपको यहाँ, BPAG 174। ये सारे आपको ईयर वाइज अलग अलग यहाँ पे डाले गए हैं। फर्स्ट ईयर में एक जेनरिक इलेक्टिव आपको लेने थे जो आपने ले लिए हैं, 2nd ईयर में आपको ये मिलेगा, 3rd ईयर में आपको ये मिलेगा और 4th ईयर में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने को मिलेगा।
ये चुनाव करना इसलिए मैं अभी आपके दिमाग में डाल रही हूँ कि अगर आप कोई गलत कोर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में आके बोलते हैं कि ये नहीं, मुझे ये चाहिए, तब दिक्कत ये आती है कि अब इलेक्टिव चेंज नहीं होता है। जो पुराने प्रोग्राम्स है, जैसे एमए के कोई लर्नर अगर कहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कोर्स कोड चाहिए, तो अपने पैसे पेमेंट करके वो फिर से इलेक्टिव चेंज कर लेते हैं। पर आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि नए कोर्स कोड में ऐसी कोई सुविधा इग्नू प्रोवाइड नहीं करती है कि आपके इलेक्टिव चेंज कर दिए जाएंगे। कि इन सारी बातों को याद रखेंगे जब भी आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो एक बार पुनः आप अपने प्रोग्राम गाइड को खोलेंगे और उस पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन से कोर्स कोड हैं और उसको किसी में अगर ऑप्शन है तो आपको कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है उसका ध्यान रखेंगे और खुद से सिलेक्ट करेंगे, ना कि आप किसी साइबर कैफे से या स्टडी सेंटर के हेल्प से कोई किसी सब्जेक्ट का चयन करेंगे। इन सारे कोर्स कोड को लेने के बाद आपका 3 साल का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाता है। फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो चुका है, 2 बार आपको आरआर कराना होता है। इसकी काउंसलिंग क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और टाइम टू टाइम आप अगर हमारे आरसी पटना के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड किया जाता है। आपके फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उस कोर्स कोड के अनुसार आप लिंक अवेलेबल होता है, उसमें ऑनलाइन जाके क्लास करते हैं। क्लास करना बहुत जरूरी है। आप सबको जब तक थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा, आप इधर जितना भी मैंने बताया प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, वो सब आपके थ्योरी क्लासेस पर ही बेस्ड होते हैं। इसलिए मैंडेटरी नहीं होते हुए भी हर कोई आपको ये सलाह देगा कि आप काउंसलिंग जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद इस काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने के बाद कि जो मैंडेटरी या कंपोनेंट जिसको हम प्री रिक्विजिट भी बोलते हैं एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए, तो वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्वेश्चन हमने बताया कि डाउनलोड्स में जाके आप अपने ईयर का ही क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे और जिस सेशन के आप स्टूडेंट हैं उस डाउनलोड क्वेश्चन को आंसर करने के बाद जिस ऑर्डर में आपको जमा करने के लिए कहा गया है, आपके प्रोग्राम गाइड में ये लिखा रहता है। उसमें से मैंने सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पर्सनल है और कुछ आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है उसको कहाँ लिखने चाहिए वो हमने इसमें बताया है कि आपको सबसे पहले आप एक फर्स्ट पेज बनाते हैं। इस रिस्पॉन्स शीट बनाने के बाद सबमिट करने के पहले आपको अपना एक फर्स्ट पेज तैयार करना होता है जिसमें ये एनरोलमेंट नंबर, नाम, आपका एड्रेस, आपका सिग्नेचर और वो डेट जिसमें आप सबमिट कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या आपको स्टडी सेंटर वाले कांटेक्ट करना चाहते हैं कि आपने ये छोड़ दिया है या ये गलत है, तो उसका करेक्शन करने में ये हेल्प करता है। इसलिए मैंने यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपका डाला है। अगर कोई आपको ये बताना चाहे कि आप क्या अच्छा किए हैं, अगर कोई आपका रिस्पॉन्स में कुछ बहुत अच्छी बात है या कुछ और करना चाहिए था, वो भी कोई अगर बहुत ऐसे अच्छे काउंसलर होते हैं जो आपको ईमेल के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपका असाइनमेंट हमने देखा जिस तरीके से अभी ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं अपने असाइनमेंट को, तो वो आपके ईमेल के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके डाउट्स होते हैं या आपने जो भी गलतियां की हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ये आपको लिखना है टॉप राइट हैंड, अपना जहां भी आप बैठे हैं आप राइट हैंड साइड में देखेंगे और उसको पेज के ऊपर में लिखना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये आपका। सेकंड, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो है वहां पे आप अपने प्रोग्राम का टाइटल, जैसे आपने एमए साइकोलॉजी लिखा है वो प्रोग्राम टाइटल है और एमए पीसी वो आपका प्रोग्राम कोड है। आप दोनों ही लिखें, प्रोग्राम कोड भी लिखिए साथ में उसका टाइटल लिखिए, कोर्स कोड लिखिए और कोर्स का टाइटल लिखिए। फिर वो असाइनमेंट का कोड भी होता है, एक में 1 2 3 करके लिखा होता है। अगर आपने कोर्स 1 लिखा है तो आप उसका एमएपीसी 1 लिखा है, अगर आपने कोर्स कोड में तो आपका असाइनमेंट नंबर 1 होगा वो। इस तरीके से ये कोड भी लिखें और आप अपने स्टडी सेंटर का नाम जरूर लिखिए, आप कौन से स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं। इसमें ढूंढने में बहुत सहायता होती है कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज तैयार होगा। सेकंड पेज में आप वो क्वेश्चन जो डाउनलोड किए हैं वो लगाएंगे। थर्ड में आप अपना आई कार्ड चाहे तो जरूर लगा सकते हैं। अगर आपके इन्रोलमेंट में, नेम में, किसी भी इंफॉर्मेशन में यहाँ अगर आपने कोई गलती की है तो आपके कोऑर्डिनेटर या आपके इवेलुएटर जो है वो उसको करेक्ट कर पाते हैं, तो वो तीसरा नंबर लगाना चाहिए। आप लोग नहीं लगाते हैं पर उसको लगाएं। उसके बाद जो आपने रिस्पॉन्स तैयार किया है
उसको सिस्टमेटिकली जैसे जैसे आपने रिस्पॉन्स तैयार किए हैं उसको A4 साइज पेपर में बना के दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के, और रूलिंग या आप जब पूछते हैं कि दोनों तरफ लिखें या एक साइड लिखें, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें जो है वो क्लास में आपको काउंसलर भी बताते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर भी बताते हैं कि किस तरीके से असाइनमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि इसके वेटेज जो हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ जोड़ के फाइनल ग्रेड आपको मिलता है। और पूरा समय मिलता है आपको, घर में छूट होती है, किसी बुक रेफरेंस बुक की सहायता से, गूगल से, हर जगह से आप कलेक्ट करते हैं मटेरियल फिर बनाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको आने चाहिए, इसका प्रयास आपको हमेशा करना चाहिए, ताकि आपके जो 100 मार्क्स के इवैल्यूएशन में जितने भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसका परसेंटेज जो है 30% मार्क्स जो है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे या जो परसेंटेज आएंगे उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। अच्छे मार्क्स असाइनमेंट में अगर आते हैं तो आपके ग्रेड जो है फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन जो आता है वो आपके अच्छे ग्रेड की वजह से आता है। तो आप असाइनमेंट को कभी भी लाइटली नहीं लेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सारे आंसर बना के और सारे इंस्ट्रक्शन जो अभी हमने बताए हैं उसको फॉलो करके आप अपने स्टडी सेंटर में इसकी हैंड रिटन कॉपी जमा करेंगे, और जमा करने के बाद ही आप अपना एक सबमिशन का रिसिप्ट लेंगे। वो रिसिप्ट बहुत जरूरी है, इनकेस अगर कभी खो जाता है या आपका मार्क्स नहीं चढ़ता है तो आप जब भी क्लेम करते हैं कि हमने जमा किया है पर हमारा अवार्ड नहीं चढ़ा है, तो उस समय सबसे पहली चीज होती है कि आपसे हम मांगते हैं कि आपने कब जमा किया है, आप रिसिप्ट दिखाइए। तो बिना, अगर कोई स्टडी सेंटर आपको ऐसे कह देता है कि नहीं ये नहीं मिलेगा, तो आप वहां से जाइए मत, बोलिए कि नहीं ये तो हमको देना ही है। आप खुद से एक सबमिशन के लिए एक जेरोक्स लेके जाएं जिसपे आप खुद लिखवा लें कि हमने इस डेट को सबमिट किया है, स्टडी सेंटर का स्टैंप लगा होना चाहिए उस पर, तभी आप वापस जाएंगे। सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा लोग बोलते हैं कि हम नहीं छुएंगे या नहीं देंगे, आगे आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा, जरूर आपको आपका ये मिल जाएगा रिसिप्ट। एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई है आपकी साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी में पहले भी प्रैक्टिकल हुआ करती थी, अब प्रैक्टिकल और एक ट्यूटोरियल है। अब ये जब प्रैक्टिकल है वो तो सही बात है भाई, आप कौन से इसमें कोर्स कोड के साथ में प्रैक्टिकल अटैच है वो आप जान जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, जो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं हमसे पूछते हैं ये ट्यूटोरियल में क्या करना पड़ता है, तो मैं प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल दोनों को अभी क्लियर करूंगी। हमने ये टेबल आपके सारे कोर्स कोड जो आपके हैंडबुक में थे वहां से लिए हैं, किस किस कोर्स कोड के साथ में प्रैक्टिकल है हमने एक जगह कर दिया है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखेंगे कि BPCC 101, 103, 105 और ये सारे हैं, तीनों साल के कोर्स कोड हैं जिसमें प्रैक्टिकल है। अब अगर ये कौन से सेमेस्टर में आते हैं उसके लिए मैंने अलग कॉलम बना दिया है, आप उसको देख लेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको BPCC 101 है, जिसका अगर 6 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो 4 क्रेडिट आपके उसके थ्योरी के हैं और 2 उसके प्रैक्टिकल के हैं। और ये प्रैक्टिकल कैसे करना है आपके स्टडी सेंटर वाले बताते हैं, काउंसलिंग के दौरान ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है, अगर मैं कभी फिर आपके सेशन में दूसरे किसी काउंसलिंग सेशन या इसमें जाऊंगी तो शायद मैं आपको ये डिस्कस कर पाऊंगी। आप उसी तरीके से देखेंगे BPCC 103 कोर्स कोड है, ये सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 प्रैक्टिकल कोर्स करने हैं। आप सेकंड ईयर में देख लिए, सेकंड ईयर में जब आएंगे आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिलके आपका सेकंड ईयर होता है, जिसमें 105, 110 ये दोनों कोर्स कोड जो है इसमें प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल आपको सेकंड ईयर में करने पड़ेंगे। और उसके बाद तीसरा साल जो आपका है ये 2 कोर्स कोड है 12 एंड 14, जो आपके 5th और 6th सेमेस्टर के कोर्स कोड हैं, जो आपके थर्ड ईयर के कोर्स हैं, इसमें आपके ये प्रैक्टिकल हैं। जिसमें भी प्रैक्टिकल है उसमें आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल नहीं है, यहाँ हमने 0 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जिस कोर्स में प्रैक्टिकल है उसके साथ ट्यूटोरियल नहीं है, यानी जिसमें ट्यूटोरियल होगा उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ट्यूटोरियल कौन कौन से कोर्स कोड में है। आपको ये ट्यूटोरियल के कोर्सेज दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल तो सिर्फ 6 था, 2-2 हर साल करने थे आपको, पर ट्यूटोरियल जो है एक नया कंपोनेंट जो अभी CBCS में लागू किया गया है, इसको इसलिए डाला गया है, ये है अलग, पर असाइनमेंट का जब आप क्वेश्चन डाउनलोड करिएगा तो उसके साथ ही आपको ट्यूटोरियल की कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं। उस एक्टिविटी को आपको स्टडी सेंटर में काउंसलर के सुपरविजन में
कंडक्ट कराई जाती है, और उसको फिर उसकी फाइल अलग आप बनाते हैं, और ये ट्यूटोरियल जो है असाइनमेंट के साथ ही आप अपने स्टडी सेंटर में इवैल्यूएशन के लिए जमा कर देते हैं। तो इसको ये देखने से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको असाइनमेंट करना है या ट्यूटोरियल करना है, दोनों ही करना है। असाइनमेंट भी करेंगे आप और ट्यूटोरियल भी करेंगे, और दोनों की फाइल अलग अलग होगी, और दोनों को सबमिट करने के बाद आप अपना सबमिशन रिसिप्ट भी लेंगे। ये सारे कोर्स कोड जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं 8, टोटल 8 ऐसे कोर्स कोड आपको तीनों साल में मिलेंगे, जिसमें आपको ट्यूटोरियल करने पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने प्रैक्टिकल को 0 कर दिया है और ट्यूटोरियल को टिक कर दिया है। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें या आप फोटो खींच लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किन किन कोर्सेज में हमारे प्रैक्टिकल्स थे और किस में हमको ट्यूटोरियल लिखना है। इन सब के अलावा जितने भी थ्योरी के कोर्सेज हैं, सब में एक एक असाइनमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि जिसमें ट्यूटोरियल है उसमें असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट के साथ ट्यूटोरियल है, लेकिन जिसमें ट्यूटोरियल है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें ट्यूटोरियल। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं और जो कोर्सेज हैं आपके, इन सारे प्रोफेसर्स ने, जो हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं, जो साइकोलॉजी ग्रुप में ये डिसिप्लिन में काम करते हैं, ये सारे प्रोफेसर्स हैं। प्रोफेसर स्वाति पात्रा, ये किसी प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर होंगी, जो आप, या फिर किसी कोर्स की कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हो सकती हैं। इस तरीके से सुहास और मोनिका मिश्रा, डॉक्टर स्मिता गुप्ता, डॉक्टर भगवंती जडवानी, इन सब की ईमेल आईडी लिखे हैं। और ये सभी, आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और अलग से जानकारी चाहिए तो आप इनको डायरेक्ट भी ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने डाले हैं, पर आप लोग कॉल नहीं करिएगा, हो सकता है ये कॉल रिसीव ना हो, या रिसीव करने पर भी इरिटेट होते हैं लोग कि छोटी छोटी बातों को जो आप बाहर से ही जान सकते हैं या प्रोग्राम गाइड से जानते हैं, वो उसके लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इमरजेंसी के लिए नंबर है। आप इस पे मेल करके आप अपने प्रोग्राम के लिए कुछ नया सजेशन देना चाहते हैं, या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल लिख सकते हैं या कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ संपर्क में आ सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन जो थे आपके प्रोग्राम से रिलेटेड थे और आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड थे। हमने आपको स्टडी सेंटर और आपके रीजनल सेंटर के बारे में हमारे रीजनल डायरेक्टर ने आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी थी, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया था। अभी आप सब जो है, आपको पूरे प्रोग्राम का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है कोर्स कोड के साथ हमने बता दिया है। अगर आपके ध्यान में इसका कुछ परसेंट भी रहेगा तो फ्यूचर में आपको कोई परेशानी न री रजिस्ट्रेशन में होगी, ना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय होगी, ना प्रोजेक्ट बनाते समय आएगी। ऐसा मैं अपने प्रेजेंटेशन के बाद हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे साथ हमारे दोनों स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, एक तो कोऑर्डिनेटर ही हमारे साइकोलॉजी डिसिप्लिन से हैं, दूसरे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं जो 568 के हैं, वो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो आपको अगर इसके अलावा कुछ भी संदेह है, कुछ जानना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और चैट बॉक्स को मैं खुद देख लूंगी, और उन दोनों सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ साथ उनको, चूंकि ये पढ़ाते हैं और हमेशा आपसे ही कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको ज्यादा हमसे नॉलेज होगा, तो वो लोग आपका जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी नहीं है तो हम ये चाहेंगे कि हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर आई एम सॉरी, मेरा वो लाइट जाने से कनेक्शन कट हो गया, तो मैं मोबाइल से अभी दोबारा रिकनेक्ट हुई हूँ। अभी मैं आप सबको ये बता रही थी कि हमारे डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुजीत दुबे सर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ये जानना चाह रहा है, चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा है, तो जिसके सवाल मैं लूंगी उनके बारे में अगर आप 2 लाइन बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेरे से कुछ छूट गई है जानकारी तो भी आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय सर से ही बोलूंगी, क्योंकि वो मुझे दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे और बोलना भी चाह रहे हैं।
तो डॉक्टर संजय प्लीज आप आइए और बताइए सर बच्चों को। म्यूटेड है सर, आप अनम्यूट होइए प्लीज। गुड आफ्टरनून। ये जो है मैडम, एक एमएपीसी में जो हुआ, जो प्रोजेक्ट का, हम इसमें थोड़ा सा आपसे क्लियर होना चाह रहे हैं कि कोई अलग से कोई ऑर्डर आया है। जो कि पहले क्या था कि पहले सिनॉप्सिस स्कूल भेजा जाता था दिल्ली, और फिर उसके बाद जो ऑर्डर आया कि रीजनल सेंटर ही उसको अप्रूव कराएगा, और उसका अप्रूव्ड एवेल्युएशन जो है वो रीजनल सेंटर कराएगा, और उसका 2% जो है उसको वहां पर भेजेगा, जिस प्रकार के हम लोग असाइनमेंट करते हैं मैडम। तो इसमें थोड़ा क्लियर कर देंगे कि फिर कोई आया है क्या ऑर्डर इस तरह का? नहीं सर, ये ऐसा ऑर्डर नहीं है, ये प्रोग्राम गाइड में लिखा हुआ है। और जो हमारा अभी फेसबुक लाइव सेशन चल रहा था स्कूल का ही, जिसमें स्वाति पात्रा मैडम बता रही थी कि इसका सिनॉप्सिस जो है ये लेटेस्ट है, जो अभी सेशंस चलते हैं हमारे, उसमें ये बता रही थी कि ये सिनॉप्सिस जो है हमारे स्कूल में ही आता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से 2-3 सेशन जो हमारे हैं उसके लिए ये सुविधा दी गई है कि अपने सिनॉप्सिस को आप अपने स्टडी सेंटर नहीं जाके रीजनल सेंटर में जमा कीजिए, और रीजनल सेंटर जो है उसको इवैल्यूएट करके आपको अप्रूवल लेटर देगा। ये सुविधा अभी तत्काल के लिए है, लेकिन जो आपका प्रोग्राम गाइड है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हम स्कूल वाले ही करते हैं। लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए और स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो, हम लोग 2-4 सेशन से ऐसा करते रहे कि रीजनल सेंटर में ले लेते हैं या स्टडी सेंटर में उसको सबमिट करवा देते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो फिर से वो स्कूल जाने लगेगी। अभी तो हम रीजनल सेंटर में लेते हैं या आप लेते हैं? हाँ मैडम, वो तो नहीं मिल रहा है। एक इन लोग का रिटर्न आया था वहां से इस संबंध में कि अब वो अप्रूवल जो है इस सेशन के बाद वो क्लियर हो लगता है जाएगा कि सर, जो फिर से आप एक नया 18 ईमेल या करके भी 19, आपको पता चल वही हम जाएगा चाह सर। रहे वो हैं उसके मैडम, वहां आगे से का भी। कोई सवाल है तो। अच्छा, ये मैडम दूसरा जो है कि ये बीपी जो है आपका BAPCH का जो है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो प्रैक्टिकल जो है वो कहाँ पर होगा? जैसे पहले तो हम लोग का पहले था कि एक जगह होता था, बार बार, क्योंकि इसमें जो लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं ये बार बार आते हैं कि जैसे आपका जुलाई 20 से ही जो है ये आपका है, जुलाई 20 के स्टूडेंट हैं अब, और फिर जनवरी 20 के स्टूडेंट्स हैं, और ये हो गए मैडम। तो इसको जब वो हमारे पास आते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो उसको हम क्या कहें? मैडम आप माइक को ऑन करेंगे मैडम? मैडम आवाज नहीं आ रही, माइक आपका म्यूट है। मैं ये बता रही थी कि जो आपके पुराने लर्नर्स हैं उसके लिए कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है। पुराने कोर्स कोड का आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल होता भी है, उसके एग्जामिनेशन भी होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अभी गाइडलाइन आएगा हमारे करेंट सेशन के बच्चों के साथ उन सबको भी ऐड करके करवाया जाएगा स्टडी सेंटर में। उसके लिए हम लोग स्कूल के साथ संपर्क कर रहे हैं। एक ईमेल भी मैं लिख के भेजूंगी कि पुराने स्टूडेंट का किस तरीके से होगा। क्योंकि फिजिकली अभी जाना कहीं भी संभव नहीं है, इसलिए ही सिर्फ नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये स्टडी सेंटर में ही कंडक्ट होगा, और उसका जो गाइडलाइन है वो हमने देखा है, आप सबने भी देखा होगा प्रैक्टिकल गाइडलाइन। उसको उसी के अकॉर्डिंग उतने ही दिन निर्धारित होंगे, और उसी तरीके से जैसे पुराने सेशन में पुराने कोर्स के लिए होता था वैसा ही होगा। सिर्फ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कम है इसमें, पहले 8 होते थे अब 4 हो गए। सर अभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, अगर कुछ हेल्प होगी तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे बाद में। ठीक, ओके। आपको अभी एमएपीसी का प्रैक्टिकल कब होगा ये पुनीता जहाल पूछ रही हैं। पुनीता, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम अपने आरसी पटना के वेबसाइट पे डालते हैं, और प्लस जैसे इस तरीके से आपको ग्रुप में डालेंगे, फिर ईमेल करेंगे, आपको वो कभी छूटने नहीं पाएगा, इसलिए आप चिंता न करें। पहले आप शुरू से काम करें। प्रैक्टिकल ये लास्ट की चीजें हैं जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट कराई जाती हैं। तो पहले आप अपना असाइनमेंट लिखें, काउंसलिंग अटेंड करें, उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और किसी को कुछ इस तरीके की जानकारी जो लगता है कि हमारे विनोद जी को शेयर करनी चाहिए,
जो टेक्निकल प्रॉब्लम जिन सबको आ रही थी, जो ग्रुप में लिख रहे थे कि मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है और आई कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार बताएं उन सब बच्चों को कि इस स्थिति में वो क्या करेंगे। जब पासवर्ड ही उनका नहीं है उनके पास में, तो वो कैसे अपना डाउनलोड करेंगे। विनोद जी। हाँ मैडम, हाँ, कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों को पासवर्ड यूजर नहीं मिला है, तो हम लोग का एक उसमें हम डाले हुए हैं चैट बॉक्स में, ignu.samarth.edu.in, उस पर रजिस्टर वो कर लें इनरोलमेंट नंबर डाल के। वहाँ से वो अपना आईडी कार्ड और जितना भी एक्टिविटी होगा ये करना चाहेंगे, जैसे ड्रेस चेंज, नेम करेक्शन या कुछ भी उनका कोई भी डिटेल्स हो, वो अपना ignu.samarth.edu.in पे जाके वो अपना रजिस्टर कर ले। उसके बाद उससे आप उनको पासवर्ड भी मेल पे चला जाएगा और मोबाइल पे, दोनों पे जाएगा ओटीपी। वो अपना फॉरगेट कर लेंगे और उसके बाद फिर वो अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें सारी एक्टिविटी उनको दिया गया है, जैसे कि नेम चेंज है, वो खोलेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। जो भी उनको नहीं हो रहा है वो सारा कुछ वहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए उसमें ये लिंक शेयर करने के लिए विशाल बोल रहा है, तो ये चैट बॉक्स में लिखा है, फिर से लिख दीजिए आप। हाँ लिंक हम भेज देते हैं। हाँ लिंक हम फिर से हम डाल देते हैं उनको। सभी प्रैक्टिकल सेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने बताया कि टर्म एंड एग्जामिनेशन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपके सेशंस कंडक्ट होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। आप दिसंबर में एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, उससे पहले या उसके बाद आपका जब भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका कब प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनीष कुमार, आपको अभी मैंने बताया था कि सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपके वो प्रोजेक्ट के कोर्सेज हैं। अभी मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताए हैं कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो आपका सेशन शुरू होता है तब से ही आपको एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है अपनी तरफ से, अगर दुबे सर हैं कोऑर्डिनेटर 0529, तो अपनी तरफ से कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं या हमारे स्टूडेंट का वेलकम करना चाहते हैं तो प्लीज आप इनवाइटेड हैं। सर, दुबे सर लिंक में है क्या, या 0529 से कोई असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नहीं है तो भी हो सकता है। दुबे साहब निकल गए शायद। अच्छा, निकल गए, कोई बात नहीं है। श्यामल सर हैं क्या? नहीं है मैम, नहीं आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप सब जब भी स्टडी सेंटर में जाएंगे तो आप जरूर रूबरू होंगे अपने कोऑर्डिनेटर से, और बगैर कोऑर्डिनेटर से मिले ना आए। कोई भी आदमी अगर स्टडी सेंटर में जाता है आप कोई समस्या लेके, तो वो ये बोलता है हम यहाँ के स्टाफ हैं, तो तब तक कंफर्म नहीं हो उस सॉल्यूशन पे जब तक कि आपके कोऑर्डिनेटर नहीं बोलते हैं। कोई भी बंदा वहाँ पे जो होता है वो ऑथराइज नहीं भी हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यस सर। जस्ट मिनट, भूल जाऊंगा मैं। जी, हमारा सारे स्टूडेंट को हमारा रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट में दिखा गया, देखिए इमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज, उसमें सारे स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, उनका सपोर्ट स्टाफ, सबका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो काइंडली उसको यूज किया जाए कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज। इसके अलावा जैसे सर बता रहे थे मीटिंग के दौरान, शुरुआत में ही बोल रहे थे कि हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पेज को फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ये सारी एक्टिविटीज और जो जितने भी इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पे अपडेट करते हैं वो सब कुछ वहां भी उपलब्ध होता है। तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आपके नोटिफिकेशन में भी चला जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर वो मोड जहाँ पे हम हैं आप सब भी जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं बहुत तुरंत मिल जाए, सेकंड में आपके पास वो पहुंच जाए। और ये आपको हमेशा काम आएगा कि कोई एक जगह से आप मिस कर जाएंगे, ईमेल नहीं देखेंगे, एसएमएस नहीं देखेंगे, पर ये इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से, वो या कोई एक्टिविटी जो हमारी हो जाती है उसके बारे में भी हम उस पर इन्फॉर्म करते रहते हैं, फोटो शेयर करते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने रीजनल सेंटर, अपने स्टडी सेंटर की गतिविधियों पर अगर ध्यान देना चाहते हैं तो आप जरूर इन पेजेस को लाइक करिए और उनके साथ हमारे साथ जुड़िए। मुझे लगता है कि हमने सारी चीजें डील कर ली हैं और अभी 35 स्टूडेंट ही बचे हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। अब ये इनकी मर्जी थी, हमने जितनी कोशिश की है उसमें सबको 70-75 लोगों को इन्फॉर्म किया था। आप सब जो आए हैं वो अपने इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे। और इसके अलावा मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई ये जो हमारा आज का सेशन है उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे वेबसाइट पे इसका वीडियो का लिंक डाल दें, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पूरे सेशन को देख के फिर उससे बेनिफिट ले सकें।
तो अगर हमारे रीजनल डायरेक्टर की परमिशन हो तो हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। अगर कोई मैम स्टूडेंट, एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। मैम वो जो आपने ट्यूटोरियल के बारे में बोला था BAPCH हाँ का, हाँ तो हाँ वो कब और कहाँ कैसे कंडक्ट होंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उसको कैसे हाँ। कंडक्ट करके उसको प्रोजेक्ट में ये अभी असाइनमेंट में सबमिट करना है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जब असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तो ट्यूटोरियल की एक्टिविटीज उसके साथ ही डाली गई हैं स्कूल के द्वारा। उसको उसके साथ इसलिए दिया गया है, दो डिफरेंट एक्टिविटीज को एक साथ इसलिए दिया गया है ताकि आप असाइनमेंट तो कर लेंगे लेकिन ट्यूटोरियल पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके ध्यान देने के लिए ही दोनों साथ में किए गए। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, ट्यूटोरियल में एक्टिविटीज करनी है जो उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड है फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको उसी तरीके से वो एक्टिविटी आपके स्टडी सेंटर वाले करवाएंगे। असाइनमेंट आप खुद बनाएंगे, पर जो ट्यूटोरियल है उसमें जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसके अलावा जो आपके पास नंबर है हमारे वेबसाइट पर डाला हुआ है आपके स्टडी सेंटर के स्टाफ का, कोऑर्डिनेटर का, उनसे संपर्क करेंगे। अगर वो आपकी ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको कैसे कंडक्ट करना है, आपको खुद करना है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो वो आपको बताएंगे ये एक्टिविटी ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो है साइकोलॉजी का, वो एक्सपर्ट है उस विषय के, तो आपको सही ढंग से गाइड कर देंगे अगर कोई आपको परेशानी होगी तो। और उसको बनाने के साथ असाइनमेंट और ट्यूटोरियल दोनों एक साथ ही जमा करेंगे, अलग अलग सेपरेट कॉपी बनेगी असाइनमेंट की और ट्यूटोरियल की। थैंक यू मैम। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, ये MAPC के लिए ऑनलाइन बैचेस कब से शुरू हो सकती हैं? आवाज नहीं आ रही है, जिस किसी ने अपना माइक ऑन किया है जोर से बोले। मैम सुपरवाइजर कब प्रोवाइड किया जाएगा? कब हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा जब आप सुपरवाइजर? सेकेंड ईयर में जाएंगे, मैंने ये बताया है आपको, सेकेंड ईयर में जब जाएंगे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन डाटा आपका स्टडी सेंटर को भेज दिया जाता है। आप सबसे पहले आप काउंसलिंग करें ना करें पर कोऑर्डिनेटर से जाके जरूर मिलिए। आपके दो ही सेंटर हैं, एक 0529 है AN कॉलेज और 0568 है। दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेटर से जाके आप मिलेंगे और आप अपनी बात जितनी भी अब मैंने बताई है कि आपको किस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करना है या आपका अलॉटमेंट जो है सुपरवाइजर का, वो खुद ही करेंगे। आप उनके द्वारा जो नंबर दिया जाएगा उनसे ही संपर्क करेंगे, वो काउंसलर होते हैं हमारे अप्रूव्ड काउंसलर, वही आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो इसके लिए आपको हमेशा अपने अध्ययन केंद्र से ही संपर्क करना पड़ता है। सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट नहीं है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रैक्टिकल था MPCEL 007, जो फिर आपको टाइमली जो भी आएगा समय तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, आप उसमें सेशन में आएंगे। ठीक थैंक है, यू मैम। वेलकम। सर मुझे लगता है कि हम लोग सारे डिटेल्स जो है इनको बता चुके हैं। आज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो शायद ये भूल भी जाएंगे, तो हम लोग को ये सेशन अब एंड करना चाहिए अगर सब। प्लीज। ओके, तो फॉर्मली हम अपने रीजनल डायरेक्टर की अनुमति से आज का ये वर्चुअल सेशन जो है उसको अभी यहीं पे विराम देते हैं और आप सबको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आप अपने जो निश्चित अवधि है उसमें ही पूरी कर सकें। मन लगा कर पढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। अब जब भी जो प्रॉब्लम होगी rcpatna@ignoo.ac.in पे लिखेंगे, या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा अभी भी डाउट बचा है तो आप हमारे email ID shalini@ignoo.ac.in पे लिखेंगे। फोन तो आप करते ही रहते हैं, व्हाट्सएप आप करते रहते हैं, जिसके मैसेजेस मैं आपको करके रिप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। कभी कभी आप लोग जब गलत टाइम पे फोन करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप रात का समय नहीं देखते हैं, बहुत सुबह का समय भी नहीं देखते हैं और कई बार फोन करते हैं। ये सभी ने फेस किया है, स्टडी सेंटर ने और रीजनल सेंटर के सारे स्टाफ जो है हमारे। इस चीज को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो हम सब भी आपको कोऑपरेट करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हमारे रीजनल डायरेक्टर जो इतना समय दिए और हमारे साथ बने रहे उसके लिए सर को भी बहुत धन्यवाद है, हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर का, विनोद जी का, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाया है। और हमारे साथ अखिलेश जी हैं जो हमेशा आपके आईग्राम में जो भी आते हैं क्वेश्चंस उसका जवाब देते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। इस तरीके से आप सब अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपको कभी भी कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आने वाली है। आज आपको इस मीटिंग के दौरान ही पता चल गया होगा कितने कंसर्न है हम आपकी स्टडी के लिए। जिसमें भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है उनको अलग से हम ध्यान देते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि कब क्या करना है और कैसे करना है।
तो आप सब जरूर आज की मीटिंग के बाद आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आप सबसे कि जो कुछ भी बताया उसको याद रखेंगे, और सर की एक बात जो टाइम बाउंड एक्टिविटीज को उसी टाइम पे पूरी कर लें, और री रजिस्ट्रेशन चाहे आप एग्जाम दें या नहीं दें अपने ही सेशन में करें, इसको जरूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। Thank you. Congratulations. Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू मैम। You are most